बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। नाज़रीन, आज 5 फरवरी है, यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है और ये दिन 1990 से लेकर आज तक हर साल सिर्फ इसलिए मनाया जाता है कि दुनिया भर में एक मैसेज दिया जाए कि हिंदुस्तान किस तरीके से कश्मीर के अंदर जुल्म सतम ढा रहा है। हमारे मासूम बहन भाई आज़ादी की इस जद्दोजहद में कितनी कुर्बानियां दे रहे हैं, कितनी माएँ अपने बेटों से महरूम हुई, कितनी बीवियां अपने शोहरों से महरूम हुई, छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से पैलेट गन से न सिर्फ मारा जाता है, जख्मी किया जाता है, जुल्म सतम की दास्तान ढाई जाती है। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी तो हो ही रही है, लेकिन इंसानियत भी शर्मा जाती है, इस कदर जुल्म किया जा रहा है। इस दिन की मुनासिबत से आज बात करेंगे और इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ है, कुछ पॉलिटिकल सिनेरियोज भी डिस्कस करेंगे और आज मुल्क भर में डिफरेंट सेमिनार्स भी हैं, डिफरेंट वॉक्स और रैली का भी एहतमाम किया जाएगा, बट ऑफ कोर्स कोविड SOPs को फॉलो करते हुए, क्योंकि कोरोना की सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रही। रेशो कम हुई है, पेशेंट्स कम हुए हैं, लेकिन मुसलसल रिपोर्ट भी हो रही हैं। इस पर भी बात होगी। सबसे पहले टॉप स्टोरीज। कौम आज यौम यकजहती कश्मीर मना रही है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज सारा दिन ये सदा भारत के असाब पर सवार रहेगी। यौम यकजहती कश्मीर पर मुल्क भर में रैलियां निकाली जाएंगी। पाकिस्तानी सिफारत खानों में सेमिनार और तकरीबात मुनक्किद होंगी। PDM सेनेट इलेक्शन मिलकर लड़ने के लिए तैयार। 26 मार्च को लॉन्ग मार्च करने का ऐलान। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की सरबराही में कायम ब्रॉडशीट कमीशन भी मुस्तरद कर दिया गया। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने की तरमीम पर हुकूमत और अपोजिशन अरकान आमने सामने। अरकान आपस में दस्तों गिरेबा, धक्कम पेल से कई मेंबरान गिर पड़े। पंजाब और KP के बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे? इलेक्शन कमीशन ने तारीख बता दी। खैबर पख्तूनख्वा पहले मरहले में 8 अप्रैल, दूसरे मरहले में 29 मई को इंतखाबात होंगे। पंजाब में पहले 20 जून, दूसरे मरहले में 16 जुलाई और तीसरे मरहले में 8 अगस्त को इंतखाबात होंगे। पंजाब हुकूमत का एहसन इकदाम। पंजाब के 2400 बेसिक हेल्थ यूनिट्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का फैसला। आज करेंगे इस पर बात। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज और बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन इससे पहले जो कल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कल होती रही, मुख्तलिफ लोग जो हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, मुख्तलिफ प्रोफाइल रखने वाले लोग जो हैं, वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर अपने बयान देते रहे, उसका खुलासा दिखाते हैं। आज कुछ सियासी फैसले भी करने हैं PDM ने। मुझे उम्मीद है कि PDM में लॉन्ग मार्च से आगे नहीं जाएगी या अदम एतमाद तक जाएगी और सेनेट के इलेक्शन पहले या दूसरे हफ्ते में मार्च में 11 तारीख को या 13 तारीख को इस मुल्क में जमहूरियत को और मजबूत करेंगे। और मैं तो ख्वाहिश रखता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान KP के या बलूचिस्तान, जहां से वो पसंद करें, इस सेनेट के इलेक्शन में खुद हिस्सा लें ताकि जमहूरियत मजबूत हो। अगर फजलुर रहमान खुद सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारा जो उनको गुस्सा आया हुआ है, जो बेचैनी है, उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी। आगे से कुछ कमी आ चुकी है और जो लोग ये समझ रहे हैं कि तहरीकों से हुकूमतें चली जाती हैं, तो हमने 126 दिन इमरान खान के साथ धरना दिया, हुकूमत नहीं गई। लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया है और इंशाअल्लाह अज़ीज 26 मार्च को पूरे मुल्क से लॉन्ग मार्च के काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। PDM ने ये फैसला किया है कि सेनेट के इंतखाबात हम मुश्तरका तौर पर लड़ेंगे, उसके लिए मुश्तरका हिकमत अमली होगी, हमारे कैंडिडेट्स मुश्तरका होंगे। इससे बात नहीं आती। इमरान जैसे नाअहल और नालायक लोग 22 करोड़ अवाम की जिंदगियों से खेलते रहे। मौलाना ने गलत बयान दिया, इसका मतलब है क्या बयान दिया? ये जो उन्होंने कहा कि जी इमरान हुकूमत बड़ा मसला है। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। आप उनके वर्ड्स को ट्विस्ट ना करें। उन्होंने ये कहा कि जो भी गैर जमहूरी अमल में शरीक होगा हम उसकी मुखालफत करें। मैं अभी इस चौक में खड़ा हूँ, ये बेरिया टाउन है और यहाँ से चंद कदम पर मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ, जहाँ पर चेयरमैन नेब जावेद इकबाल का घर है और वो घर मेरी मालूमात के मुताबिक इस वक्त 8 से 10 करोड़ है। मैं चेयरमैन नेब से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप इसका मनी ट्रेल दे सकते? जब आप कौम के साथ धोखेबाजी करेंगे, अभी आपने सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में आपने वोट तोड़े भी, वोट खरीदे भी, हॉर्स ट्रेडिंग भी की, तब आपको शो ऑफ हैंड्स याद नहीं आया? क्यों दे रहे?
अब जब आपके अपने इरकान जो हैं वो खिसक रहे हैं, आपके अपने MPs MNAs भाग रहे हैं, आपकी जो साथ छोड़ने को तैयार है, तो आपको अचानक शो ऑफ हैंड्स याद आ गया, आपको अचानक ये याद आ गया कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। जी, तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स तो आपने देखी और कल PDM का बड़ा इजलास भी हुआ जिसके बाद डिसीजन भी ले लिया गया। इस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन आज के दिन की मुनासिबत से सबसे पहले बात कर लेते हैं। और एक ही नारा है जो बचपन से मुझे सिखाया गया और अब मैं कोशिश करूंगी कि मेरे बच्चे जो है वो आगे भी इसको ट्रांसफ़र करें, क्योंकि रहती दुनिया तक जब तक कश्मीर को आज़ादी नहीं मिलती ये नारा ज़बान ज़द-ए-आम ही रहेगा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे आज़ादी और इस जुल्म के खिलाफ हमेशा हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। कश्मीर का मसला सिर्फ आज़ादी का नहीं है, जीने के हक मांगने का है। क्या ये लोग जो कश्मीर की वादी जिसे हम जन्नत कहते हैं वहाँ पर आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले सकते हैं? ये जो सिनेरियो आप देख रहे हैं ये किसी एक दिन की बात नहीं है, किसी दूसरे 2 दिन या 2 हफ्ते चलने वाली बात नहीं है। कई दहाइयों से हमारे कश्मीरी बहन भाई इस जुल्म सितम का हर रोज़ शिकार हो रहे हैं। ना वहाँ पर उनको शख्सी आज़ादी है, ना मजहबी आज़ादी है। किस कदर जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, कोई बॉदर नहीं करता। आलमी दुनिया जो हमेशा इंसानी हकूक की बात करती है, ऐसा क्या होता है कि कश्मीर के मसले पर आकर चुप कर जाती है? इंडिया ने जो अपना जुल्म और सितम की एक दास्तान रकम कर दी है वो ता क़यामत चलती रहेगी और हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम अपनी कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं, हमेशा साथ देंगे। और इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं तकसीम हिंद के मसले के हवाले से कि एक बहुत पुराना देरीना ये मसला चल रहा था, उस वक्त से लेकर अब तक ये जुल्म सितम की दास्तान, ये नाइंसाफ़ी की दास्तान जो कश्मीर की वादियों में रकम की जा रही है, इस पर खामोश बैठना किसी बड़े जुल्म से कम नहीं है। और ऐसा ही है जी, इवन पाकिस्तान में भी ये वो वाहिद पेज है जिस पर ऑपोजिशन, गवर्नमेंट, तमाम इदारे, तमाम लोग, एक आम आदमी एक ही पेज पर है और वो ये है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब इस पर कश्मीर की तारीख और इस दिन की मुनासिबत से अगर बात कर लें कि 5 फरवरी के दिन क्या हुआ था। 5 फरवरी के दिन ये हुआ था कि सब लोगों ने आपस में एक मुतफ़िक़ा तौर पर डिसीजन ले लिया कि हम आज के दिन की मुनासिबत से कश्मीरियों को ये दिन डेडिकेट करेंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। और यही वजह है कि आज हमारे तमाम TV चैनल्स पर, आज हमारी तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बड़े बड़े लेवल पर इस चीज़ को बार बार बावर कराने का और आज के दिन की मुनासिबत से तकारीब रखने का मकसद है कि इंडिया के असाब पर सवार हो जाएगी ये तमाम चीज़, और हमेशा होती भी है। 5 फरवरी 1990 को पहली दफ़ा पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया गया और यकजहती का मुजाहरा किया गया, मुल्कगीर हड़तालें भी हुई। कश्मीर से आज़ादी का जो मुतालिबा है वो और मजबूत से मजबूत तर होता गया। सरकारी सतह पर इस पे छुट्टी भी होती है ताकि एक दिन जो है वो ना सिर्फ रजिस्टर हो बल्कि बाकायदा नोटिस भी किया जाए। और जुल्म की इंतहा की 5 अगस्त 2019 को जब भारत ने कश्मीरियों का आईनी हक ख़त्म कर दिया, उनकी आईनी हैसियत ख़त्म कर दी और लाखों गैर कश्मीरियों को इस जन्नत में, इस वादी में बसने पर जो है वो एक पूरा मंसूबाबंदी की, एक पूरा प्लान बनाया और उसके बाद वहाँ रहने वाले जिनका बुनियादी हक है वहाँ रहना, वो उस वादी में मज़ीद तंग होते चले गए। और फिर उनके खिलाफ पूरी दुनिया में जब हम बात करते हैं, इस इशू को रेस करते हैं, तो अपेरेंटली तो ऐसे बहुत से रिएक्शंस आते हैं। जैसे बहुत सी कंट्रीज़ ने सालसी होने का किरदार निभाने की बात की, अमेरिका की अगर बात कर लें, लेकिन जब ऑन ग्राउंड बात आती है, जब रियलिटी पर बात आती है तो सब खामोश हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान कभी खामोश नहीं होगा, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान का उतना ही अहम और उतना ही अटूट हिस्सा है जितना पंजाब है, जितना सिंध है, जितना KPK है, जितना बलूचिस्तान है, जितना गिलगित बल्तिस्तान है। कश्मीर हमारा है और हम लेकर रहेंगे। और इसके लिए आप जितने मर्जी जुल्म ढालें, भारत जितने मर्जी जुल्म कर ले, वो चाहे LOC की खिलाफ वर्जी के ऊपर हो, इस वादी में रहने वाले शहरियों के ऊपर हो, बच्चों के ऊपर हो, बड़ों के ऊपर हो, बुजुर्गों के ऊपर हो। मुसलमानों के खून में तो जज्बा ईमानी है कुर्बानी देना, शहादत का जज्बा जितना बड़ा है हमारे मजहब में, ये दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। तो फिर मेरे ख्याल से कि बड़ा आसान हो जाता है जब हम मुसलसल जद्दोजहद भी जारी रखेंगे, शहादतों से नहीं डरेंगे, कुर्बानियों से नहीं डरेंगे, कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाकर रहेंगे। इसी के साथ साथ
हम न सिर्फ बातें, न सिर्फ एहतजाज, न सिर्फ प्रोटेस्ट करते हैं, बल्कि अमली तौर पर भी हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान और पाकिस्तान से जुड़े आज़ाद कश्मीर और उससे जुड़े जम्मू कश्मीर की जद्दोजहद में मजबूती की अलामत बनते चले जाते हैं। कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ, मोदी सरकार को कहां कहां हम जवाब देने की अहलियत रखते हैं, इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए जो हुदा शाह ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट की है। नाजरीन, इसको तो आप जानते ही होंगे, ये है दुनिया की सबसे महंगी चाय पीने वाला अभिनंदन, और इसकी लंबी लंबी मूंछें और इनको दिए गए ये ताव महज दिखाने के लिए हैं साहब, सिर्फ दिखाने के लिए। 27 फरवरी 2019 को एक पाकिस्तानी शाहीन ने इसके फजा में उड़ते ताबूत को जमीन की राह दिखाई थी, मगर ये जहाज अपने जहाज के जमीन पर गिरने से पहले ही जमीन पर आ गया था। कश्मीरी भाइयों ने इसकी खूब दुर्गत बनाई, वो तो भला हो पाक फौज का कि इसे कश्मीरी अवाम के गैज़ो गज़ब से बचाया था। नाजरीन, बिल्कुल अभिनंदन ही की तरह भारत भी बस लंबी लंबी छोड़ रहा है। इत्तलात हैं कि डरपोक मोदी पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इरादा रखता है। दुनिया जानती है कि अगर भारत ने ऐसी हमाकत की तो फिर वो ऐसी मुंह की खाएगा कि कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। भारत जान ले, समझ ले, मान ले, पहचान ले और ध्यान दे, पाकिस्तान सिर्फ 1 मिनट में उसे किस्सा पारीना बना सकता है और भारत की तबाही का सामान करेंगे हमारे ये खतफ, नसर, अब्दाली, शाहीन, गजनवी, गौरी और अबाबील मिसाइल। नाजरीन, ये है मुंबई और नागपुर समेत महाराष्ट्र और पटना का इलाका। इस सारे इलाके की बर्बादी की दास्तान लिखेंगे हमारे ये गौरी 1 और गौरी 2 मिसाइल, और हाँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ चंद सेकंड्स में, यानी पलक झपकने में ही तू तो गया कालिया। और अगर पाकिस्तान ने अपने इस मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील को हरकत की जहमत दे दी तो जनाब चेन्नई, बेंगलोर और कलकत्ता की बुलंदो बाला इमारतें आनंद फानन मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएंगी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक नजर जरा इधर भी, ये है जनूबी भारत का आखिरी शहर कन्याकुमारी। पाकिस्तान चाहे तो इसकी बर्बादी की तहरीर लिखेगा ये शाहीन 2 मिसाइल। मोदी के तख्त के इस शहर का धड़न तख्ता करेंगे हमारे ये 2 मिसाइल, गजनवी और शाहीन 1। पाकिस्तान जब चाहे, जैसे चाहे भारत को बर्बादी की अमली तस्वीर बना सकता है। जाहिर है कि हमारे पास ये खतरनाक और मुहलिक तरीन मिसाइल खतफ, नसर और अब्दाली भी तो हैं। एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखने वाले ये मिसाइल मोदी की सोच से भी बढ़कर काम दिखाने और तबाही फैलाने की ताकत रखते हैं। लेकिन नाज़रीन, अभी एक शाहकार और भी है जो मोदी सरकार की नींदें उड़ाए हुए है, और ये है पाक चीन दोस्ती का अमली नमूना GF-17 थंडर। इसका शुमार दुनिया के जदीद तरीन लड़ाका तैयारों में होता है, और भारत के लिए एक और बुरी खबर ये है कि अब GF-17 थंडर ब्लॉक 3 की तैयारी का भी आगाज हो चुका है, और इस गरजदार तैयारे के सामने भारत के ये राफेल तैयारे फेल हैं फेल। तो नाजरीन, अब की बार मोदी ने शरारत की तो सिर्फ 1 मिनट, जी हाँ सिर्फ 1 मिनट यानी 60 सेकंड्स में तमाम का तमाम भारत ढूंढने से भी नजर नहीं आएगा। तो मोदी मियाँ, अपने दिमाग में भरे खुन्नास को निकालो, वरना भारतीय जमीन घास उगने तक को तरसेगी। बड़ा करारा जवाब है जी हमारे पास, एंड आई थिंक दैट इज इनफ ये बताने के लिए कि आप जितना मर्जी कोशिशें कर लें, हम मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे हैं, और इंशाल्लाह कश्मीर को एक दिन जरूर हिस्सा बनाएंगे पाकिस्तान का। एक बार फिर से मैं नारा लगाऊंगी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, जैसा कि हम यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से बात कर रहे हैं, अब हम सब क्या कर सकते हैं। मैं ये सोच रही थी कि डिफरेंट फंक्शंस तो होते हैं, डिफरेंट इवेंट्स भी होते हैं जिस पर ये हाईलाइट किया। हम सब एक बहुत बड़ी ताकत के अंदर
अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं, और वो है सोशल मीडिया की ताकत। जब हम बात करते हैं फिफ्थ वॉर जनरेशन की, तो हम सब उसका हिस्सा हैं, हम सब अपने इस प्यारे मुल्क का हिस्सा हैं और सोल्जर हैं इस मुल्क के, जहाँ पर हमें ये बावर कराना है कि किस तरीके से हम अपने इस मुल्क में मुल्क के इस पैगाम को दुनिया भर में फैला सकते हैं। और आप यकीन जानिए कि सोशल मीडिया जहाँ पर बहुत से उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वहीं पर पॉजिटिव पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और वो ये है कि हम कश्मीर डे का टॉप 10 बना सकते हैं, हम कश्मीर डे के ऊपर ट्वीट्स कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट कर सकते हैं, हम फेसबुक करेंगे, और जब बार बार ये चीज़ रजिस्टर होगी तो कहीं ना कहीं इस पे आलमी दुनिया को भी बोलना पड़ेगा। और जब ये जिक्र होता है कि आलमी दुनिया खामोश है और खामोश तमाशाई बनी है, तो बड़े ही अफसोस के साथ आप फ़लस्तीन की बात कर लीजिए, आप कश्मीर की बात कर लीजिए, दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान पिस रहे हैं, आप उन एरियाज़ की बात कर लीजिए कि कभी कोई भी प्लेटफॉर्म जो है वो साथ देने नहीं आया। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास अल्लाह ताला का साथ है और हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। ये बात, ये जज्बा हमारे अंदर कूट कूट कर भरा है। और आज के दिन मैं ये दुआ करना चाहूँगी कि कश्मीर कामयाब ज़रूर हो। ये छोटे छोटे बच्चे जो सड़कों पर निकल कर प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं, अपने बाप भाई और अपने बुज़ुर्गों की ज़िंदगी तो मांगते ही हैं, लेकिन ख़ुद भी कुर्बानियाँ देते चले जाते हैं। इन कश्मीरियों की दुआ अल्लाह ताला ज़रूर सुने और कश्मीर को आज़ादी जल्द अज जल्द नसीब हो। इस पर हम बात करेंगे। हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लून साहब हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियो से, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हमीद साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जी सर वक्त देने के लिए। कश्मीर डे आज मनाया जा रहा है और 1990 से लेकर आज तक ये एक दिन मुख्तस करने का मकसद भी ये था कि हर पाकिस्तानी, छोटा बड़ा बच्चा, हर सियासतदान, हर इदारा सिर्फ कश्मीर की बात करे और कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए बात करे। क्या कहेंगे आप आज के दिन की मुनासिबत से? सबसे पहले पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का जो है हम शुक्रिया अदा करते हैं। आज जहाँ वो कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं और दुनिया को बावर करा रहे हैं कि मसले कश्मीर जो पिछले 73 ईयर्स से हल तलब है और मसले कश्मीर इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतनाज़ा इलाका तस्लीम किया गया, ताहम हिंदुस्तान की रविश कायम है, वो हरदर्मी पे कायम है। वहाँ पर जो सूरत हाल है इंतहाई अबतर है। आज जहाँ पाकिस्तान के अवाम एक मरतबा फिर दुनिया को वो दिन याद दिला रहे हैं जो 1949 में उन्होंने हमारे साथ किया था, जो वादा किया था। और अक़वाम मुत्तहिदा हमारे हक़ क़ुदरत का ज़ामिन है, ताहम अक़वाम मुत्तहिदा नाकाम रहा है इस मसले को हल कराने में। वहीं कश्मीरी भी आज जहाँ जुल्म व जबर सह रहे हैं, जहाँ 9 से 10 लाख अफवाज उनके ऊपर बिठा दी गई है, आज भी वहाँ पर जो सूरत हाल है, एजुकेशन मुतासर है, लोगों की हालत मुतासर है। इसी तरह से 5 अगस्त के बाद जो मोदी ने इक़दाम उठाए, उसके बाद वहाँ पर एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया। ज़राई इब्लाग, मवासलात के इदारे उन पर कदगने हैं, उन पर बंदिशें हैं। वहाँ पर लोगों की तज़लील की जाती है, ख़वातीन को हिरासा किया जाता है, नौजवानों को गिरफ्तार किया जाता है। 14,000 से ज़ायद इस वक्त भी हिंदुस्तान की जेलों में हैं, जिनमें कम उम्र बच्चे हैं। इसी तरह से हमारी मईशत को तबाह किया गया है, जिसमें तकरीबन 45,000 करोड़ जो है उसका नुकसान हुआ है। इसी तरह से टूरिज़म हमारी एक अहम सनत है, उसमें भी जो है 8,000 करोड़ का जो तखमीना लगाया गया, जो नुकसान है, 4.5 लाख लोग बेरोज़गार हैं। वहीं हमारी ज़मीनों पर कब्ज़े के वो ख्वाब दिख रहा है, वहाँ पर जाली मुकाबलों का सिलसिला जारी है। उसके बाद जो लवाहिकीन को उनके लाशें नहीं दी जा रही हैं। तो इसी तरह से वहाँ एजुकेशन 3 साल से मुतासर है, नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह किया जा रहा है। यह आलमी जो बरादरी है उसके लिए लम्हा फिक्रिया है। आज वहीं जहाँ पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के अवाम उनको याद दिला रहे हैं। और वहीं आज का दिन जो है ये बड़ी अहमियत का दिन है, बड़ी अहमियत का हामिल दिन है। वहीं कश्मीरियों को जो हौसला मिल रहा है, जो यहाँ से एक मैसेज आता है मीडिया की वसातत से भी, जहाँ पर हिंदुस्तान ने 2020 पॉलिसी के तहत वहाँ पर कदगने लगाई है मीडिया पे। अब वहाँ पर फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है जी। वहीं आपके जो इदारे हैं, जो पाकिस्तान के मीडिया हाउसेज हैं, वो हमारी आवाज़ हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस मसले को हमने दुनिया तक पहुँचाना होगा। ताहम अब ये दुनिया के लिए अनजान मसला नहीं रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अब जहाँ यूनाइटेड
जी, आप यूनाइटेड नेशन का जिक्र करने वाले हैं और मैं उसी के बारे में पूछने जा रही थी कि बहुत सी करारदादें मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतों में यूनाइटेड नेशन में जमा भी कराई गई। अक़वाम मुत्तहिदा क्यों खामोश हो जाती है? ये कोई अननोटिस मसला तो है नहीं और पूरी दुनिया की नज़रें इस पर हैं क्योंकि कई दहाइयों से हमारे ये बहन भाई, आप लोग ये आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान तो आपके साथ खड़ा ही है, लेकिन कहाँ है वो इंसानी हकूक़ के अलमबरदार जो बातें करते हैं कि इंसानी हकूक़ मिलने चाहिए? यहाँ तो इंसानियत शर्मा जाती है, इस कदर जुल्म सितम है। बदकिस्मती से अक़वाम मुत्तहिदा का जो किरदार रहा बड़ा मायूस कुन रहा है। 47 के बाद बहुत सारी रियासतें वजूद में आई, उनको आज़ादी मिली। दो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स है जो अपने हक की आज़ादी से महरूम है, एक कश्मीर है, एक पलस्टाइन है। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से अगर हम बात करें, जो लीग ऑफ नेशन का हाल हुआ था, हम देख रहे हैं कि आज के दिन में अगर वो अपना किरदार अदा नहीं कर सकता है तो लीग ऑफ नेशन का जो हाल हुआ था वो इस अक़वाम मुत्तहिदा का होगा। ताहम जो रिपोर्ट्स आई हैं अपना ह्यूमन राइट्स जो तंजीमें हैं उनकी तरफ से, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट की तरफ से या यूएन की जो रिपोर्ट्स आई हैं कश्मीर के हवाले से, हिंदुस्तान कभी ये नहीं चाहता था कि इस तरह से जो है रिपोर्ट सामने आए। और जहां उसने हर तरह से हमें दबाने की कोशिश की थी, वहां पर सोशल मीडिया पे पाबंदियां थी, ताहम बैनुल-अक़वामी मीडिया ने इसको उजागर किया है। वहीं हिंदुस्तान कभी नहीं चाहता था कि कश्मीर जो है इंटरनेशनलाइज हो जाए। 5 अगस्त के इक़दाम के बाद कश्मीर जो है बैनुल-अक़वामी सतह पे उजागर हुआ है, जहां आलमी रहनुमाओं के स्टेटमेंट आए हैं जिसमें अज़रबैजान, टर्की, मलेशिया, ईरान, इसी तरह से पाकिस्तान की जो काविशें थी काबिल तासीन है। अलबत्ता आज की डेट में हमने सफारतकारी जो है जारहाना अंदाज में आगे बढ़ानी होगी। हम दुनिया के अंदर अपने इनवॉइस भेजें जो वेल वर्सड हो, जो वेल वर्सड पार्लियामेंटेरियंस हो, अमेरिका के अंदर जाएं, यूरोप के अंदर जाएं, बरतानिया के अंदर जाएं, और खासकर जो ओआईसी का मुर्दा घोड़ा है उसको जगाने की जरूरत है। वहीं आलमी दरसगाहों के अंदर हम जाएं, और हिंदुस्तान चूंकि आज जो है वो आइसोलेट होता जा रहा है, अब तना होता जा रहा है, अब जो उसका बयानिया है उसको दुनिया रद्द कर रही है। जहां वो झूठ का सहारा लेकर तहरीक आज़ादी और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपगंडा करता आ रहा था, आज वो जो है तना होता जा रहा है। ताहम इस पे मजीद हमें काम करने की जरूरत है, वो है सफारतकारी, और उसमें हमने जारहाना अंदाज में अपनाना होगा। अमेरिका के खासकर जहां पर इससे पहले भी जो सेनेटर्स थे या जो कांग्रेस अरकान थे उन्होंने भी जो बयान दिए हैं, इस तरह से मजीद लोगों पे हमने काम करना है। और खासकर ओआईसी का जो मुर्दा घोड़ा है ओआईसी का मुद्दे को उठाना पड़ेगा। अब्दुल हमीद साहब, ये कहिएगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद से यौम यकजहती कश्मीर डे, और पूरा साल ही क्यों नहीं, ये यकजहती बहुत मैटर करती है पाकिस्तान की कश्मीर के साथ। अब ऐसे में भारत के दिल में जो आता है वो करता है। 2019 अगस्त के बाद से उसने वहां पर गैर कश्मीरियों को आबाद करना शुरू कर दिया, जिस तरह से उनके हकूक सलब किए गए, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो आपको क्या लगता है कि ये जद्दोजहद की जंग में या इस जद्दोजहद की पूरी दास्तान में कहीं हम पीछे तो नहीं रह रहे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंडिया जो चाहता है वो करता चला जा रहा है और हम जो है वो सिर्फ उस चीज़ को देख रहे हैं? आलमी दुनिया और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर जो आवाज़ें उठा रहे हैं, कि आप मुतमईन हैं इस गवर्नमेंट की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से? भारत ने जो हमारी डेमोग्राफी पे अटैक किया है, चूंकि ये इक़दाम जो है सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादों के मुनाफी, अक़वाम मुत्तहिदा के आइन की भी खिलाफ वर्जी है। जी। जहां पर कॉलोनीज, टाउनशिप्स की बात कर रहे हैं, वो जो गैर रियासती बाशिंदे उनको बसाने की कोशिश की जा रही है। ताहम हम इस चीज़ पे जो है अहद किए हुए हैं कि हम किसी भी गैर रियासती बाशिंदे को कश्मीर की सरजमीन पे कदम नहीं रखने देंगे। कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है जिसको बैनुल-अक़वामी सतह पे तस्लीम किया गया है। भारत की जो हरदर्मी है अब ये ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकती है। वहीं पाकिस्तान ने 5 अगस्त के बाद जो इक़दाम किए हैं, जो काविशें की है, वो काबिल तासीन है। हम पाकिस्तान की क़यादत से, पाकिस्तान के अवाम से मुतमईन है। पाकिस्तान हमें कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान और हमारा जो रिश्ता है ये न खत्म होने वाला रिश्ता है, क्योंकि हमारी जो विशेज़ है, हमारी जो ख्वाहिश है, ये पाकिस्तान बनने से पहले हमने इजहार की थी। जब 19 जुलाई 1947 में सरदार इब्राहिम साहब के घर में करारदाद मंजूर हुई थी, उस वक्त हमने अपने आप को वाबस्ता किया था मुस्तकबिल के पाकिस्तान के साथ। उसके बाद तकरीबन 5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। आज भी वो कुर्बानियां जारी हैं, जहां आज जुल्म सितम सह रहे हैं लोग, जहां चौथी जनरेशन के अंदर ये तहरीक मुंतकिल हो गई है। हम किसी भी सूरत दस्तबरदार नहीं होने वाले। जहां पर आज भी ये नारा मकबूल है कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है,
तो लिहाजा ये रिश्ता जो है इन खत्म होने वाला रिश्ता है। वहीं हम समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान मजीद आगे बढ़कर, हम मुतमईन हैं इनकी पॉलिसी से, हम पाकिस्तान कभी हमें तना नहीं छोड़ेगा, पाकिस्तान हमें कभी मायूस नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो रिश्ता है ये लाजिम व मलजूम है। तो लिहाजा हम मुतमईन हैं। ताहम मीडिया जो हमारा एक अहम पिलर है, जो हमारी आवाज है, जहां हिंदुस्तान रोज आए रोज प्राइम टाइम में आप देखें वो प्रोपेगेंडा करता आ रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, तारीख आजादी के खिलाफ, ताहम मीडिया को भी आज 5 फरवरी नजर आ रहा है। आपने देखा कभी कोई टॉक शो हुआ, कोई डिबेट हुआ, हम झूठ और प्रोपेगेंडे का सहारा न लेते बल्कि हकाइक को सामने लाते। शाम को वहां पर जो है प्राइम टाइम में कम से कम आधा 1 घंटा उन कश्मीरी बहन भाइयों के लिए दे रही हैं। तो लिहाजा मीडिया की भी जिम्मेदारी है, मीडिया का एक अहम रोल है। मैं मीडिया हाउसेज मालिकान जो उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि हम भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं, आप हमारी आवाज बने, उन मजलूम बहन भाइयों की आवाज बने। तो लिहाजा मीडिया की ये जिम्मेदारियां हैं, वो ज्यादा से ज्यादा इसको हाईलाइट करे। तो बाकी इंशाल्लाह हम मुतमईन है कि जो है पाकिस्तान जो हमारा मावन वो मददगार है, हमें कभी भी जो है तना नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल सही। अब्दुल हमीद साहब, ये कहिएगा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान के लिए कश्मीर की हैसियत जो है वो एक शहरक की है, और शहरक जितनी इंपॉर्टेंट होती है जिंदा रहने के लिए ये हम सबको पता है। सो कश्मीर पाकिस्तान का अटूट हिस्सा तो है ही। हमेशा जब भी मुख्तलिफ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स की बात की जाती है, मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाती है, तो पाकिस्तान बड़ा ओपनली रेफरेंडम का भी कह देता है और कहता है कि आज़ाद कश्मीर में आकर देखें कि किस कदर आज़ादी से वहाँ पर लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे मैं यहाँ इस शहर में बैठी हूँ, आप आज़ाद कश्मीर में बैठे हैं, कोई फ़र्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। उसी तरह से जम्मू कश्मीर भी जो पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा तो वो बिल्कुल पाकिस्तान की शहरक की हैसियत से ही बनेगा। इंडिया हमेशा भाग जाता है, रेफरेंडम से भी भाग जाता है। वहां पर जब विजिट कराने की बात हुई तो लिमिटेड जगहों पर लेकर जाकर एक प्लान्ड चीज कराई गई और वहां से वापस इवन उनके ऑपोजिशन लीडर को कश्मीर में जाने नहीं दिया गया था और एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया गया था जब राहुल गांधी वहां पर गए थे। सो इंडिया जो पूरे इस खित्ते का सेकुलर बनता है, बिगेस्ट डेमोक्रेसी बनती है कि हमारे पास यहाँ पर जमहूरियत की एक बड़ी मिसाल सिर्फ इंडिया ही है शायद। उन अकल के अंधों को यह नजर नहीं आता कि कश्मीर में क्या जुल्म हो रहा है। इस प्लेटफॉर्म से आप इंडिया को और पूरी दुनिया को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पाकिस्तान मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर समेत आज़ाद कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो हक खुद इरादत का हामी है, ताहम हिंदुस्तान हरदर्म है। अगरचे खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू जो आन जानी वजीर आज़म रहे हैं हिंदुस्तान के, वो अक़वाम मुत्तहिदा गए, वो लाल चौक में आए, हमारे साथ वादा किया कि कश्मीरी अवाम को उनका हक खुद इरादत दिया जाए, मगर ताहम आज तक वो देने से कासिर है। ये बैनुल-अक़वामी बरादरी की कमज़ोरियाँ हैं। ये बैनुल-अक़वामी बरादरी जो है इस वक्त उसका दोहरा मियार है और वो ज़्यादा मुफादात को जो है अपना लोग तरजीहात दे रहे हैं, जहाँ इंसानी इक़दार की कोई कदर कीमत नहीं है। अब ये नाम नहाद जमहूरियत का दावेदार जो है ये एक्सपोज हो गया है, इसके चेहरे से ये पर्दा हट गया है। जहाँ ये दुनिया को कह रहा था कि मैं जमहूरी मुल्क हूँ, आज वहाँ जमहूरियत की जो धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप देखें हिंदुस्तान के अंदर जो अकलियत है, वहां पर जो दलित है, वहां पर मुसलमान जो है, जो शरियत तरामीम बिल लाई गई, इसी तरह से वहां पर अभी किसानों का हाल देखिए, या तो हिंदू बने या यहाँ से निकल जाए। ये जमहूरियत का दावेदार जो एक्सपोज हो गया है। ताहम बैनुल-अक़वामी बरादरी ने अब होश के नाखून लेने होंगे, खासकर अक़वाम मुत्तहिदा ने, जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर हमारी कई करारदादें मौजूद हैं और ये उसकी नाकामी है कि आज तक वो मसले कश्मीर को हल करने में नाकाम रहा है। बिल्कुल सही। भारत तो अपने शहरियों के हकूक फराहम नहीं कर सका, तो उससे हम क्या उम्मीद लगाएं कि हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को ये हकूक देगा? तो हमारी तो ये जद्दोजहद जारी रहेगी। अब्दुल हमीद साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन जहां पर ये 5th जनरेशन वॉर भी है और पूरा एक सिनेरियो जो है वो सोशल मीडिया पर भी हाईलाइट किया जाता है, जहां पर हम पाकिस्तानी अपना रोल प्ले कर सकते हैं। कश्मीर और यौम यकजहती कश्मीर के टॉप ट्रेंड्स बनाकर पूरी दुनिया को ये मैसेज दे सकते हैं कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीर के साथ खड़ा है और कुर्बानी देने से कभी पीछे नहीं हटेगा। वहीं पर इंडिया का एक और मकरू चेहरा भी दिखा देते हैं आपको, और आपको बताएं कल जब हम एक स्टोरी डिस्कस कर रहे थे कि वहां पर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और किसानों के उन प्रोटेस्ट की वीडियोस जब इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर आई तो ज़ाहिर है इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ ने उस पर रिएक्शन दिया, और मारूफ गुलकारा रिहाना ने जब इस पर रिएक्शन दिया तो उसको जवाब में इंडिया की तरफ से काफ़ी बैकलैश का सामना करना पड़ा। ये तो एक छोटी सी लाइटर स्टोरी थी जो हमने आपके साथ डिस्कस की कि तहम्मुल और सब्र तो इंडिया में है ही नहीं। अब क्या हुआ है, ट्विटर को बाकायदा खत लिखा गया है कि ट्विटर के ऊपर इंडिया के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता, और चूंकि वो ट्वीट इंडिया के खिलाफ जा रहा था तो उसको रिपोर्ट किया गया। और आप देखिए ये जो हैशटैग कल चला इंडिया के अंदर फार्मर जेनोसाइड से मुतालिक मवाद को
फौरी तौर पर हटाया गया, कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। और उनकी जो टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है उन्होंने ये काबिल एतराज़ और नफरत अंगेज, जो इंडिया को लगता है कि सच्चाई जो है वो नफरत अंगेज है, उस मवाद को हटाने के लिए खत लिखा और फिर उनका वो मंजूर भी हो गया। तो आप देखिए कि ये इवन 5th जनरेशन वॉर में भी अब्दुल हमीद साहब, इंडिया अपना जो असल चेहरा है, जो झूठा और मकरू चेहरा है, वो छुपाने के लिए कोशिशों में लगा रहता है। और समहाउ दी अदर मुझे समझ नहीं आती कि क्यों उसको अकोमोडेट किया जाता है। अगर वायलेशंस नहीं हो रही तो क्यों, सिर्फ फॉर एग्जांपल ट्विटर की ही बात कर लें तो इसको एक्सेप्ट किया गया और वो मवाद हटाने के लिए तमाम तरीक़ेकार भी बना दिए गए। कश्मीर के ऊपर भी ऐसे होता है, जब आप कोई वीडियो लगाते हैं, कोई ट्वीट करते हैं या कोई इस किस्म की सच्ची बात करते हैं तो फौरन से रिएक्ट किया जाता है। ये मोदी सरकार की पाबंदियां पूरी दुनिया में क्यों चल रही हैं अब्दुल हमीद साहब? हिंदुस्तान भूखलाहट का शिकार है। अब वहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी नहीं रहा। आप देखें वो अपने जायज हुकूक के लिए सड़कों पे है जी। वहां पर उन पे कदगने हैं, उन्हें दबाया जा रहा है, तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। ये जमहूरियत के नाम नहाद उस दावेदार पे जो है, ये उसके चेहरे पे दबा है ये। अलबत्ता बैनुल-अक़वामी बरादरी बदकिस्मती से, जहां सोशल मीडिया एक ऐसी आवाज़ है जिसके कोई बॉर्डर्स नहीं है, जो आम इंसान भी अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचा सकता है, वहीं हिंदुस्तान ने जिस तरह से ये मुजाहरा किया है कि उनको खत लिखा और उसके बाद कदगने लगाई उस पर, आप खुद अंदाजा लगाएं कि हिंदुस्तान जो है अभी एक वीक स्टैंड पे खड़ा है। हिंदुस्तान अभी जहां वो टूटने जा रहा है उसको बिखरने के अब दिन सामने आ गए हैं, अब उसका जवाल शुरू हो गया है। ये आखिरी टाइम पे जिस तरह से वो हाथ मार रहा है, हाथ पाँव मार रहा है, ये दरअसल अब हिंदुस्तान में देख रहा हूं कि वहां पर अब उसके टुकड़े टुकड़े होने जा रहे हैं। अब मोदी की फस्ताई रियासत तबाह व बर्बाद होने वाली है। हम इंशाल्लाह अपने आंखों से देखेंगे, क्योंकि वहां पर जो भी अकलियत में लोग हैं या जो भी अपने हक की बात कर रहे हैं उसको दबाया जा रहा है। तो जहां इंसाफ के इदारे हैं, जो मुहज़्ज़ब ममालिक हैं, जो राइट्स और जस्टिस की बात करते हैं, दुनिया के अंदर बिल्ली कुत्तों के भी हुकूक है मगर इंसानों के हुकूक नहीं है। इसी तरह से ये गांव माता का जो पुजारी है, अब तो ये नाम नहाद अहिंसा का पुजारी बन गया है। इसी तरह से अब बैनुल-अक़वामी बरादरी को इस पर सोचना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा को सोचना चाहिए, जो ये अपना नाम नहाद सोशल मीडिया के जो बानी हैं इनको सोचना चाहिए कि हम जो है वो क्या कर सकते हैं। ताहम हिंदुस्तान के साथ इस वक्त दुनिया जो है वो ट्रेड कर रही है, बिजनेस कर रही है और उसको तरजीह दी जा रही है। इंसानों की कोई कदर कीमत नहीं है। ताहम ये दिन भी नहीं रहेंगे, आप जरूर देखेंगे कि कश्मीर भी आजाद होगा और उसके साथ साथ हिंदुस्तान में कोई 22 तारीखें चल रही हैं। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, आसाम, त्रिपुरा, झारखंड, साउथ इंडिया, पंजाब, कश्मीर, आप देखें हिंदुस्तान की जो रियासतें हैं वो बिखर जाएंगी और ये मोदी जो है ये दुम दबाकर गंगा में डूब जाएगा। आप अनकरीब देखेंगे इनको। अब इनके जो दिन है बहुत ही कम है। ताहम हम कश्मीर के हवाले से शद मद से आवाज उठाएं, इस मसले को उजागर करें, ये हमारे मीडिया की जिम्मेदारी है और मैं समझता हूं इंशाल्लाह अनकरीब हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और हिंदुस्तान घुटने टेकने पे मजबूर होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद लून साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपने कहा कि हर जिम्मेदारी पूरी करनी होगी तो हम यकीन दिलाते हैं और आपने ये एडमिट भी किया कि मीडिया भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है और कश्मीर के ऊपर ना सिर्फ बात कर रहा है बल्कि इस मसले को हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि हमेशा ज़िंदा रखें, उजागर करें और लोग जो हैं वो अपनी अपनी इस पर ज़रूर इजहार यकजहती करें। सोशल मीडिया के ऊपर भी मैं बार बार ये बात कह रही हूँ क्योंकि इंडिया के असाब पर सवार रहना है हमने। ये 5th जनरेशन वॉर हमने, जैसे कहते हैं ना कतरा कतरा मिलके दरिया बनता है, तो ये एक सिनेरियो हमने क्रिएट करना है और इंशाल्लाह कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा ज़रूर बनेगा। ये हमारा ईमान भी है और अल्लाह ताला पर भरोसा भी है। वो कहते हैं ना, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, सितम शुआरों से तुझको छुड़वाएंगे एक दिन। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, सुबह पंजाब से आपको बताएं 2400 बेसिक हेल्थ यूनिट्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया है और इससे कबल सूबे के मुतादिद सरकारी स्कूलों को भी शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जा चुका है। वज़ीर तवानाई का कहना है कि पंजाब के 11,000 प्राइमरी स्कूल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जा रहा है और इसके साथ साथ अख्तर मलिक साहब ने यह भी कहा कि मुख्तलिफ अस्पतालों को भी शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जा रहा है। दुनिया भर में इनोवेशंस होती हैं, ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स शुरू
किए जाते हैं और लॉन्गर रन के लिए सोचा जाता है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि आज से 20-25 साल पहले आप अमेरिका जाएं, आप यूके जाएं, 100 साल पहले उन्होंने कैसे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में सोच लिया जो आज भी कारआमद हैं। उनका आप ट्रेन सिस्टम देख लीजिए, सब सिस्टम देख लीजिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए। फिर मुझे ये जवाब मिला कि ये लोग आज से 20, 25 और 35, 30, 40 साल आगे तक की प्लानिंग करते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन्स क्या करेंगी। ये वो प्लानिंग है जो एक्चुअली एक मुल्क को मजबूत बनाती है। और मुझे इतनी खुशी हुई ये खबर सुनकर कि हम उस ट्रैक पर जा रहे हैं जिस पे हमने आने वाले सालों का सोचना है। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है जी, इसी पर हम बात करेंगे। डॉक्टर अख्तर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मिनिस्टर एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिनिस्टर साहब। जी वालेकुम सलाम सीमल, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब आप ठीक हैं? जी जी अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब हम पर जो इल्जाम लगाया जाता है कि हम हमेशा तनकीद करते हैं, नेगेटिव खबरें देते हैं, गलत तरीके से रिपोर्ट करते हैं, आज मैं उसको धो रही हूँ। आपकी ये खबर बड़ी जबरदस्त और आपकी ये प्रोजेक्ट बड़ा जबरदस्त। कैसे ये शुरू किया गया और 2400 बेसिक हेल्थ यूनिट्स ऑलरेडी अब सोलर पैनल के ऊपर चले गए हैं और फिर 11,000 स्कूल्स भी हैं जिनको सोलर पैनल पर लाया जा रहा है। कितना टाइम लगा इस चीज को कवर अप करने में और क्या है ये प्रोजेक्ट? देखें जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतने इम्पोर्टेंट इशू पर मुझे मौका दिया। और दूसरी बात, सबसे पहले आज क्योंकि 5 फरवरी है तो हम कश्मीर के लोगों के साथ इजहार यकजहती का इजहार भी करने लगे हैं। और 10 बजे पूरे मुल्क में 1 मिनट की खामोशी भी होगी और फिर उसके मुताबिक वाक भी होगी। और हम कश्मीर के भाइयों को हम ये यादा करने लगे हैं कि हम उनकी अखलाकी, कानूनी, हर तरह की इमदाद हम उनके साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह तब तक खड़े रहेंगे जब तक पाकिस्तान के साथ कश्मीर का इल्हाक नहीं हो जाता और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन जाता। जो इस टॉपिक की तरफ आते हुए ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जब दुनिया 30 साल से इस रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही थी तो हमने इम्पोर्टेड फ्यूल पर, कोल पर, RLNG पर इधर उधर कमीशन के चक्कर में मुल्क और कौम पर बोझ लादा था। तो ये 30 साल पहले ये इसकी तरफ जाना चाहिए था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक और सरदार उस्मान बुज़दार की क़यादत में हमने पंजाब को सोलर सूबा डिक्लेयर किया है। और जो 2-3% हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है, जो इंडक्शन होती है हमारे सेंटर सिस्टम में, हम 2030 तक इंशाल्लाह इसको 30% तक लेके जाएंगे। उसी के मुताबिक चलते हुए आपको ये जानकर खुशी होगी, जैसे आप खुद फरमा रही थी, कि 11,000 के करीब हम प्राइमरी स्कूल सोलर पर शिफ्ट कर चुके हैं। और ये वो स्कूल हैं साउथ पंजाब के जो डिप्राइव्ड एरिया है और इनमें 1800 स्कूल वो हैं जो पाकिस्तान बनने के बाद आज तक वहाँ पर बिजली से लोग महरूम थे। हमारे पास बिल्डिंग्स थी, स्टाफ था, सब कुछ था, लेकिन स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन नहीं होती थी। जब ये हमने बिजली दी है तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी बेहतर होगी और लोगों को सहूलत भी मिलना शुरू होगी। आज दूसरा जो हमने 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 2400 तकरीबन 2370 बेसिक हेल्थ यूनिट है पूरे पंजाब के, उनको हमने सोलर पर शिफ्ट करने का एग्रीमेंट साइन किया और इंशाअल्लाह जुलाई हमारा टारगेट है, जुलाई से पहले इसको हम मुकम्मल करेंगे। ये क्लीन और ग्रीन एनर्जी है। इसके साथ साथ हम कोई 39 जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है उनको हम सोलर पर शिफ्ट करने जा रहे हैं और 13 इंशाल्लाह इसी माली साल में हो जाएंगे और बाकी वाले जो है अगले माली साल में वो भी मुकम्मल हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि हम जितना अपने इंस्टीट्यूशंस को क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट कर देंगे, एक तो सेंट्रल जो हमारा ग्रिड सिस्टम है उनसे बोझ कम होगा, दूसरा इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, विन विन सिचुएशन है कि इसमें जो बिजली इतनी महंगी हमारे पंजाब के इदारों को भी मिलती है तो उससे बिजली की मद में बहुत ज़्यादा सेविंग होने लगेगी। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बड़ी जो हमने हमारे डिपार्टमेंट ने और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने की है, हम कोई 43 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से 22 के साथ हमारे MOU साइन हो चुके हैं और 1 मेगावाट का हमने UET में उसका कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर दिया हुआ है। और ये मजे की बात यह है कि इसमें 1 रुपया गवर्नमेंट का नहीं लगा, 1 रुपया यूनिवर्सिटी का नहीं लगा। एनर्जी सर्विस कंपनीज को हमने इनवाइट किया था,
उन्होंने आकर यूनिवर्सिटी की छतें इस्तेमाल की और वो जो बिजली बन रही है वो यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं। और बिजली जो 26 से 28 रुपए से हमें वापदा से मिलती थी, अब उनको 7 से 8 रुपए में वो बिजली मुहैया हो रही है। तो इससे करोड़ों रुपए की बचत है। अगर हम सिर्फ यूनिवर्सिटियों का ही ले लें कि यूनिवर्सिटियां अगर हम सोलर पर कर जाते हैं और इसकी तकरीबन 1 अरब सालाना के करीब बचत होगी इन तमाम यूनिवर्सिटियों में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ही डॉक्टर साहब ऐसे प्रोजेक्ट्स बनते हैं जहां आप सोलर की बात कर रहे हैं। अब ये अगर ये तमाम आपके यूनिट्स और ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है तो रिवर्स मीटर से सिस्टम को बिजली आना भी शुरू हो जाएगी। ना सिर्फ बिजली की बचत होगी बल्कि रिवर्स मीटर्स के जरिए वो पॉसिबल भी हो सकेगा। और मैं तो हमेशा ये कहती हूँ हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, अगर हम परफेक्टली उनको यूज करें, सारा साल हमारे पास सूरज रहता है, वो कम ज्यादा हो सकता है लेकिन सूरज और धूप रहती है जिस पर ये पैनल्स चलते हैं। तो ये एक बड़ा प्रोलॉन्ग करने वाला प्रोजेक्ट है एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। लेकिन अब मुझे ये भी कहिएगा कि इन प्रोजेक्ट के साथ साथ एक आम आदमी भी, एक घरेलू सारिफ भी अगर सोलर पैनल पर जाना चाहे तो क्या एनर्जी डिपार्टमेंट उसको सपोर्ट कर रहा है? क्या उसको फाइनेंशियली लोन्स या इस तरह की कोई स्कीम्स अनाउंस की जा रही हैं कि वहां भी कुछ ऐसे पार्टनरशिप के तहत लोगों को इनकरेज और एंगेज किया जाए इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर? सिमिल, मैं पहले जब हम छोटे थे ना तो हम टीवी पर अक्सर इश्तिहार देखते थे कि बिजली बचाइए अपने लिए कौम के लिए। मैंने आके इनको नारा दिया है नया कि बिजली बनाइए अपने लिए कौम के लिए। जो रिवर्स मीटरिंग है वो हमारा डिपार्टमेंट उसको प्रमोट कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जो हमारी वफाकी है उनके साथ हमने एक लाइजोन कमेटी बनाई है। मेरा डिपार्टमेंट का हर एक इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर हर डिस्को में होता है तो एज ए फैसिलिटेटर काम करेगा। और वहाँ पर हम फ्रंट डेस्क बनाने लगे हैं कि जहाँ पर जो लोग रिवर्स मीटरिंग के लिए आते हैं और घरों पे जो बिजली अपना सोलर पे लगवाना चाहते हैं उनको प्रॉपर हम गाइडेंस भी देंगे। और बैंक्स के साथ भी उनके साथ हम उनको डील करवाने में उनका मतलब फैसिलिटेट करेंगे। बिल्कुल। आई थिंक गवर्नमेंट अगर इन्वॉल्व हो जाएगी तो सर बैंक्स के लिए भी आसान होगा ना कर्जे देना। इतने बड़े लेवल का किसी घर में सेटअप लगाना अगर पॉसिबल नहीं है तो बैंक्स हेल्प कर दें और गवर्नमेंट की उसमें जिसे कहते हैं कि इन्वॉल्वमेंट होगी तो बैंक्स के लिए भी आसान होगा। बिल्कुल। इसमें जो स्टेट बैंक की पॉलिसी है कि 2% जो लोनिंग है वो आप रिन्यूएबल एनर्जी पे लोगों को आप देंगे, उसको इन्होंने कई सालों से रोका हुआ था। हमने दोबारा स्टेट बैंक को ऑन बोर्ड किया है और इंशाल्लाह उसको भी हम एक्टिवेट करने लगे हैं। एक और बात मैं सिमल आपको बताता चलूं कि पंजाब को अल्लाह ताला ने सोलर एनर्जी की बेबहा नेमत से नवाजा है। हमने अभी पाकिस्तान की तारीख का सबसे लोएस्ट टैरिफ पे 100 मेगावाट का साउथ पंजाब में लिया में एक एग्रीमेंट साइन किया है। एक चाइना की कंपनी है और एक पाकिस्तान की कंपनी है, इनका जॉइंट वेंचर है। और वो हमने पाकिस्तान की तारीख का सबसे लोएस्ट टैरिफ 3.7 सेंट पे हमने वो साइन किया है। जबकि इसके मुकाबले में देखें कि लास्ट गवर्नमेंट में ये 14.1 सेंट पे साइन हुआ था। हमने जो अभी BHU का सोलर कर रहे हैं 343 रुपीज पर वाट इनके एक्सपेंस इन्होंने कैलकुलेट किए हुए थे, हमने 143 पे किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान के अवाम की एक एक पैनी बचा रहे हैं। और वो इंडिजिनस रिसोर्सेज जो पाकिस्तान की जिनमें बहुतात है उनको इस्तेमाल करते हुए, इम्पोर्टेड फ्यूल से किनारा कशी करते हुए, पाकिस्तान पे जो ज़र मुबादला पाकिस्तान का बाहर जाता था उसको बचाते हुए इस तरह के प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। अब इंशाल्लाह ये साल, 1.5 साल, 2 साल में हमने काम किया। जैसे होता है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 1 साल 2 साल में काम किया और इंशाल्लाह आने वाले सालों में इसमें मजीद बेहतरी भी आएगी। ना सिर्फ लोगों को इंगेज किया जाएगा बल्कि गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती रहेगी। वेल, गुड लक। इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट और टाइम रिक्वायर्ड भी है इसके लिए, तो आप जरूर फुल टाइम दीजिए, अपनी एनर्जी अपने एनर्जी डिपार्टमेंट में लगाइए और इस प्रोजेक्ट को आम कीजिए, लोगों को समझाने में भी और अवेयरनेस में भी। थैंक यू सो मच मिनिस्टर साहब फॉर बीइंग विद अस। दूसरी तरफ नाज़रीन आपको बताएंगे कश्मीर रैली से इस वक्त वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आ जाए प्लीज। थैंक यू भाइयों, थैंक यू। भारत के जबर के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तानी और आलमी ताउन दरकार है। शाह महमूद कुरैशी का ऐसा कहना था, जो रैली में मौजूद हैं। एक वॉक का एहतमाम किया गया है कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए। और फिर एक बार मैं ये कहना चाहूँगी कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और पाकिस्तान
कभी भी कश्मीर को नजरअंदाज या भूल नहीं सकता। अभी आपको मैं चाहूंगी कि हम मनाजर भी दिखाएं मुख्तलिफ जगह पर पाकिस्तान में, मुख्तलिफ मकामात पर, गवर्नमेंट लेवल पर भी, प्राइवेट लेवल पर भी, सरकारी लेवल पर रैलीज का इनेकाद किया गया है, तकारीब का इनेकाद किया गया है, वॉक्स का एहतमाम किया गया है। अभी मिनिस्टर एनर्जी साहब ये भी बता रहे थे कि 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की जाएगी और ये मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे हैं जो कश्मीर का परचम लहरा रहे हैं और पूरी दुनिया में ये मैसेज दे रहे हैं कि जहाँ पाकिस्तान का परचम है वहीं कश्मीर का परचम है और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। वो ख़वातीन हों, वो बच्चे हों, वो बड़े हों, वो बूढ़े हों, हम सब कश्मीर की इस जद्दोजहद में कश्मीर के साथ खड़े हैं। इसी के साथ नाज़रीन एक छोटी तरफ चलते हैं, हेडलाइंस जानिएगा, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अब कुछ बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जिसने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात की तारीखों के बारे में सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में अब कहा जा रहा है कि मरहलावार इंतखाबात होंगे और KPK में 8 अप्रैल को बल्दियाती इंतखाबात होंगे, दूसरा मरहला 29 मई को होगा, जबकि पंजाब में जो है वो इसके मुताबिक जो पहले मरहले का ऐलान है वो 12 फरवरी और दूसरे मरहले का ऐलान 25 मार्च को किया जाएगा। 3 मराहल में इंतखाबात होंगे पंजाब में और इलेक्शन कमीशन के जवाब के मुताबिक पंजाब में पहले मरहले में 20 जून बल्दियाती इंतखाबात होंगे और फिर दूसरे मरहले में 16 जुलाई और इलेक्शन कमीशन जो है वो स्केड्यूल अनाउंस करेगा जो फरवरी की डेट्स हैं 11 और 16। इस पर हम बात करेंगे कि क्या वाकई में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पंजाब और KPK में बल्दियाती इंतखाबात करवाने जा रही है। ये वही बल्दियाती इंतखाबात हैं जिनको चेंज करने के लिए जो उस वक्त का लोकल बॉडी सिस्टम था उसको ख़त्म किया गया और उसके बाद फिर ये तमाम सिलसिला शुरू हुआ। तो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के ऊपर तो हम बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ कल जो PDM की अपडेट्स आई और PDM का इजलास हुआ जिसमें यह तय किया गया कि 16 मार्च को सेनेट इंतखाबात के बाद लॉन्ग मार्च किया जाएगा, इस्लामाबाद का रुख किया जाएगा। इसमें तमाम अपोजिशन के जमातों के सरबराहान मौजूद थे, लीडर्स मौजूद थे जिन्होंने ये तमाम चीज़ें तय की और पीपल्स पार्टी समहाउ कन्विंस नहीं कर सकी मुस्लिम लीग नवाज और दीगर पार्टियों को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर और ये कहा गया कि सेनेट इंतखाबात के बाद देखेंगे कि किस तरह से इस पूरे सिनेरियो को आगे लेकर चलना है। उसके बाद मीडिया टॉक भी हुई, कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हुए, मौलाना फजल रहमान से मरियम भी, बिलावल भी मौजूद थे इस मीटिंग में। इस पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग इफ्तिखार साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। और इसी के साथ साथ मैं ये भी बताते चलूँ कि इन स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं एक्स मेयर लाहौर मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर साहब, उन्हें भी खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। इफ्तिखार साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ आऊँगी और कल PDM के ये जो इजलास हुआ है, आप तो कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने ये कहा कि भूल जाएं, PDM खत्म हो गई है, अब इस पर बात नहीं होगी। अगले ही दिन वज़ीर आज़म का बयान फिर PDM के हवाले से था और अब कल जो इजलास हुआ है 26 मार्च को लॉन्ग मार्च, सेनेट में भरपूर हिस्सा लेंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर इत्तेफाक नहीं हुआ, कैसा देखते हैं आप इस पूरे सिनेरियो को? देखिए, सिंपल बात यह है कि मैं तो इस पर 20 मरतबा कह चुका हूँ कि सियासी जमातों का अपना एक ढंग और तरीकाकार होता है मामला को सुलझाने का और मामला को देखने का। हम जो कुछ दानिश्वर पैदा हो गए हैं पाकिस्तान में जिनकी तादाद 200-250 हो गई है, हम चाहते हैं कि जो हमारी ख्वाहिश हो, जो हम सोचते हैं या हमें जो हमारे कान में कोई हमें बताया जाता है कि हमने TV पे ये बात करनी है, वो बात करें और फिर वो तमाम सियासी जमातें हमारी बात पर अमल करते हुए अपने फैसले करें। हम हैं कौन? हमें तो हमारे मोहल्ले में भी कोई नहीं जानता होगा और मशवरा हम दे रहे होते हैं उन लोगों को जो 20 मरतबा इस मैदान में आए हैं, जो जेलों में जाते हैं, जो इलेक्शन में जाते हैं, लाखों लोगों का वोट लेते हैं, इलेक्ट होते हैं, हम उनको मशवरे दे रहे होते हैं। यानी एक अजीब मजाक चल रहा है पिछले कई मतलब 100 साल से ज्यादा हो गया कि अब इस हद तक भी अब बात होने लगी कि मरियम जब खड़ी थी दाएं तरफ तो जो बिलावल था वो बाएं तरफ क्यों खड़ा था और उसको तो दाएं तरफ खड़ा होना चाहिए था। इसी कोई इशू नहीं भाई, वो पोलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने फैसले करने। अच्छा, PDM को तो तोड़ दिया था हमने कोई महीना डेढ़ पहले, जी जी, हमने तो इख्तलाफात बिल्कुल हो गया था, कहा था कि इजलास ही नहीं हो पाएगा और कहा था मौलाना साहब तो शायद इजलास में आएंगे नहीं। तो तमाम दानिश्वर जो टेलीविजन की स्क्रीनों पे बैठ के और कालमों में ये लिखते रहे, मैं उनसे ये सवाल आपके प्रोग्राम के जरिए कर रहा हूँ, कल PDM क्यों नहीं फिर टूटी? जैसे बात ये है, अब सेनेट के इलेक्शन को अगर उन्होंने लड़ने का फैसला किया मिलकर
तो क्या ये जमहूरी फैसला नहीं है? बिल्कुल। और अगर वो लॉन्ग मार्च भी करते हैं तो वो भी जमहूरी फैसला। पार्लियामेंट की बिल्डिंग पे हमला नहीं करते और वहां पे सुप्रीम कोर्ट की दीवारों के ऊपर अपने गंदे कपड़े नहीं लटकाते और अपने लिए मरने के लिए कब्रें नहीं खोदते, तब तक तो तमाम सियासी जिद्दोजहद जो है वो जायज होती है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, और वो कर रहे हैं जी। अब हमारी ख्वाहिशात में पूरा नहीं उतर रहे तो हमें इसका दुख होता है। अच्छा, हमारी ख्वाहिशात तो छोड़ दीजिए, शुक्र है इफ्तिखार साहब मैं उन दानिश्वरों की लिस्ट में शामिल नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं तो सिर्फ आपसे सवाल पूछती हूँ। नहीं वैसे कह रही हूँ, मुझे पता है आप किसकी बात कर रहे हैं। आपकी बात नहीं सीमल, मैं अगर देखो सीमल कुछ अखलाकियात होती है, मैं मजबूर हूँ, वरना मैं नाम ले देते, मुझे पता है सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सारी मुश्किलात मैं अपने लिए भी पैदा कर दूं, तुम्हारे लिए भी पैदा कर दूं, ऐसा मुनासिब नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, ना ये आप मेरी बात कर रहे हैं और जिनकी बात कर रहे हैं वो मुझ समेत तमाम पाकिस्तान को भी समझ आ रही है कि कौन बैठकर किस तरह से मीडिया पर प्रोपेगेंडा करके अपने ख्वाहिशात को चाहता है कि इम्प्लीमेंट हो जाए, लेकिन हम उनकी बात नहीं करते, हम गवर्नमेंट की बात करते हैं। क्या आपको लगता है ये सियासी जद्दोजहद जो पीडीएम कर रहा है, गवर्नमेंट इससे बौखलाहट का शिकार है? ये सेनेट इलेक्शंस पर कोई फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, जहाँ तक बुखलाहट का शिकार है, जब चार वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें एक इशू पर आकर, तो बुखलाहट पर किस चीज का नाम होती है? बुखलाहट की जो डिक्शनरी में जो डेफिनेशन है उर्दू में, वो उसको पढ़ लीजिए। एक कल उनकी इतनी बड़ी कामयाबी पीडीएम को हासिल हुई कि कल जो कोशिश की गई असेंबली के फ्लोर पे, एक ऐसी कोशिश में हैरान था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 2/3 ना आपके पास वोट है ना सेनेट में वोट है, लेकिन आप बजट हैं कि एक ऐसा चीज 26वीं आईनी तरमीम पेश करने के लिए, कल वो आईनी तरमीम खत्म हो गई, नहीं कामयाब हो सके, नहीं कामयाब हो सके। और इसकी तमाम क्रेडिट जाता है अपोजिशन की पार्टियों को, जिन्होंने बड़ा सही मौक़िफ़ अख्तियार किया। तो आप कहते हैं कि अपोजिशन का कोई रोल ही नहीं है, मैं कहता हूं कि अपोजिशन का रोल है। और आप देखेंगे कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन जिसकी आप तस्करा कर रही थी अपने इंट्रो में, उसमें समझ आएगी कि क्या उसका रोल होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और आपने ये कहा कि नहीं पास करा सके, लेकिन उसमें मेरी एक छोटी सी रिजर्वेशन क्वेश्चन वाइज थी कि ऑपोजिशन भी तो यही चाहती थी कि ओपन बैलेटिंग के जरिए वोटिंग हो, तो फिर बात करने के बजाय इस कदर इख्तलाफात क्यों कि बिल प्रेजेंट करते ही एक हंगामा मच और मछली मंडी हो गई? तो इस पर मैं आऊंगी जी। सिमल, मैं आपको जवाब देता हूँ। सिमल, देखें, कुछ चीजें असूली तौर पे हमें अब तय कर लेनी चाहिए, लेकिन उस पे हमें पहले आपस में कमेटीज के अंदर बहस मुबासा करना चाहिए। पार्लियामेंट की जो कमेटी होती है, बिल्कुल ठीक, ये नहीं कि एक वन फाइन मॉर्निंग अगर एक ऐसा शख्स जो मुंतखब भी नहीं है वो उठे, कभी वो किसी हुकूमत में था, कभी वो किसी हुकूमत में था, वो एक बिल पेश कर दे और तो करे कि सारे उस बिल पे अंगूठा लगा देंगे, ऐसा नहीं होता। सही, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, अगर ये संजीदा हैं, अभी भी संजीदा है कि आइंदा के जो इलेक्शन होने हैं सेनेट के, अभी होने हैं ना, जी, तो होने ना, दुनिया मुझे ये तो नहीं कि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होने, जी, तो उस पर अगर ये चाहते हैं तो आप एक लाएं, रिफॉर्म्स की जा सकती हैं आपस में डिस्कशंस के साथ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। डिबेट के बाद फैसला किया जाए कि भी क्या करना है। आपने लोकल बॉडी इलेक्शंस की बात की और आपने कहा कि ऐसा होता नहीं है कि बिल पेश किया जाए वो मंजूर हो जाए, तो इनके पास एक और हल भी होता है। इफ्तिखार साहब और कर्नल साहब को मैं गुफ्तगू में शामिल करूंगी, जो अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे। कर्नल साहब, बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर तो मैं आती हूँ, लेकिन उनके पास एक और हल ये है कि ऑर्डिनेंस लाया जाता है असेंबली सेशंस के अंदर, उसको डिस्कस नहीं किया जाता और फिर उसके ऊपर रहकर अमल दरामद शुरू करा दिया जाता है और फिर देखा जाता है कि असेंबली में जो भी उसका ऑर्डिनेंस का एक टाइम होता है 120 दिन के बाद अप्रूव कराया जाता है। और कर्नल साहब, लोकल बॉडी इलेक्शंस के हवाले से ऐसा ही एक ऑर्डिनेंस आया जिस पर आप बात कर रहे थे। सिमल, एक मिनट जी। इफ्तिखार साहब, सिमल, एक मिनट। जी। सिमल, ऑर्डिनेंस से आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक बहुत ऑब्वियसली 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। बनाया था उन्होंने, बड़ा सोच समझ के बनाया होगा ना। ऑर्डिनेंस से तो आप डे टू डे मामला को चलाने के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो ऑब्वियसली सर, बिल्कुल। अब ये हमारे दोस्त बैठे हैं मोहतरम, इनके साथ जो हुआ, इनका टेन्योर था 2022 तक। तो जमहूरियत के जो अच्छी जमहूरियत के जो हामी हैं, तो जमहूरियत से ना इनकी ये जो मेरे साथ बैठे हैं, जी, बुरे लोग, कमीशन खाने वाले, लूटमार करने वाले, एक तो जमहूरियत ही चला रहे थे ना, एक अच्छे लोगों की भी जमहूरियत है। उन्होंने सबसे पहले ये काम किया कि इनका जो टेन्योर था 2022 का, उसको काट दिया।
सर अच्छी जमहूरियत की बजाय नई जमहूरियत कह लें, वो नया पाकिस्तान के साथ जुड़ भी जाएगा। लेकिन कर्नल साहब को मौका दूंगी मैं अब। और कर्नल साहब, इफ्तिखार साहब सुबह सुबह सार्कास्टिक होकर तनकीद के तीर चला रहे हैं जो पूरी पाकिस्तानी आवाम को सुनाई भी दे रहा है। क्या कहेंगे आप, ये जो अभी सिस्टम दोबारा आने लगा है, इलेक्शन कमीशन ने डेट्स तो अनाउंस कर दी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, आप लोगों के पूरे बने बनाए एक जमहूरी सिस्टम को बुलडोज किया इस हुकूमत ने? देखें, कल हमारी हेयरिंग थी। हेयरिंग तो वो बेसिकली थी KPK गवर्नमेंट के बारे में थी। वहाँ किसी ने उनके खिलाफ रिट दायर की हुई थी, फिर KPK वालों ने उनके खिलाफ की हुई थी। तो जब ये शुरू हुआ एक हफ्ता पहले सिलसिला, तो हमने भी एक एप्लीकेशन डाली कि जी हम भी 1 साल से 1.5 साल से सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, तो हमें भी सुना जाए। बहरहाल कल फिर वो हमारा उसमें नंबर लग गया था, डायरी नंबर, हम पेश हो गए। और जो बेंच था, आप यकीन करें कि जो सवाल और जो उन्होंने लताड़ की है ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, आप विजुलाइज नहीं कर सकते। उन्होंने, जैसे इफ्तिखार साहब ने फरमाया कि डेमोक्रेटिकली हम लोग इलेक्टेड थे ना, तो इसको तो चलना चाहिए, यही तो जमहूरियत का हुस्न है। तो कल जो फाजिल अदालत थी, उन जज साहिबान ने यहाँ तक कहा कि डिक्टेटर के दौर में भी इस तरह नहीं होता जिस तरह आपने किया है। आप मुझे कोई एक वजह बता दें कि आपने ये जो बल्दियाती निज़ाम है इसकी बसात को लपेट दिया 4 मई 2019 को, मुझे इसकी कोई एक वजह बता दें। कोई वजह नहीं थी। फिर उन्होंने कहा कि चलें आप एक सरकारी वकील या एक वकील होने के नाते बता दें, आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को फॉर द टाइम बिंग आप रिप्रेजेंट ना करें। तो उन्होंने कहा जी एक बड़ा मुश्किल सवाल है, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। उस वक्त 1:30 बजे से लेके या तकरीबन 1 बजे से लेके 1:30-2 बजे तक पूरे पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स जो हैं ये सारी कार्रवाई एज अ ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहे थे। और शाम को 3 बजे के बाद वहाँ जो कुछ हुआ उस सारी चीज़ को ऐसे ख़त्म कर दिया गया टेलीविजन चैनल्स के ऊपर कि जैसे आज कोई समात हुई नहीं। पूरे पाकिस्तान की समात थी। बलोचिस्तान वाज देयर, KPK वाज देयर, पंजाब वाज देयर एंड सिंध वाज देयर। और अटॉर्नी जनरल के इतने खूबसूरत बयानात थे, उन्होंने भी कहा कि जनाब ये गलत हुआ, पंजाब में इस तरह नहीं होना चाहिए था। अब जनाब हम 3-4 बजे जब वहाँ से चलते हैं और शाम को लाहौर पहुँचते हैं तो मेरे इसके ऊपर मोबाइल सेट के ऊपर एक नया ऑर्डिनेंस आ गया है और जो 3 तारीख उसके ऊपर डली हुई है। कल 4 थी जब वहाँ पर इनकी लताड़ हुई, तो साथ ही इलेक्शन कमीशन से डेटें निकल आई जून और अगस्त की, और किस तरह ये होने हैं इलेक्शंस अभी तक ये मुबहम है। अब आप देखें, इमेजिन करें जो कल इन्होंने ऑर्डिनेंस निकाला है उसके 72 पेजेस हैं और उसके बाद उसके 111 पैराज हैं। अच्छा। और हर एक पैरा में आगे 12-12, 14-14, 15-15 सब पैरा और सब पैराज हैं और ऊपर लिखा है अमेंडमेंट। आप मुझे ये बताएं कि जैसे इफ्तिखार साहब ने, मैंने थोड़ा सा ओवरहर्ड किया है, कानून बनाने से ज्यादा उसकी अमेंडमेंट्स को जांचना होता है और परखना होता है। अब जब इन्होंने एक कानून बनाया है तो उसके बाद ये 72 सफ़ों की और 111 पैराज की जो अमेंडमेंट है जिसमें बहुत सारी चीजें नई डाली गई। एक शेड्यूल होता है जिसमें मुख्तलिफ ड्यूटीज होती हैं, जुर्माने होते हैं, किस तरह रिकवरी करनी होती हैं, टास्क क्या होते हैं, उसमें एक नया शेड्यूल 18 डाल दिया गया है। वो भाई आप लोग किधर हैं, आप क्या कर रहे हैं? और पहले पेज के ऊपर लिखते हैं कि असेंबली का इजलास नहीं हो रहा। क्यों? खुदा ना खास आप मार्शल लॉ डिक्टेटर हैं जो आपने असेंबलियां तहलील कर दी हैं कि असेंबली का इजलास बुला लें, 8 दिन के बाद कर लें। तो साहब ये वो एटीट्यूड है ना जिसकी मैं बात कर रही थी। कर्नल साहब ने बिल्कुल सही कहा। मैंने ये ऑर्डिनेंस अभी मैं चाहती हूँ कि हमारी स्क्रीन पर भी चल जाए क्योंकि मेरे पास मौजूद भी है और मैंने अभी ऑन एयर ही भेजा है अपने प्रोड्यूसर को भी। इफ्तिखार साहब जैसे ये जिक्र कर रहे हैं कि ऑर्डिनेंस आता है अमेंडमेंट, अगर आपको याद हो तो 4 मई 2019 को ये पूरा का पूरा डेमोक्रेटिक लोकल बॉडी सिस्टम इसलिए खत्म किया गया था कि नया सिस्टम लाना है। 2019 से 2021 आ गया नया सिस्टम, इन्होंने बहुत सी चीजें नेबरहुड काउंसिल और काउंसिल्स के ऊपर बात की। नाउ दिस ऑर्डिनेंस दे आर गोइंग बैक टू द पुरानी वाली जमहूरियत जिसका आप जिक्र कर रहे थे और उस सिस्टम को मिक्स करके कुछ कर रहे हैं। डू दे इवन नो ये चाहते क्या है? इफ्तिखार साहब जी अब आ रही है सर। केवल बात यह है कि हमारे मुल्क का सरमायादार, जागीरदार और लुटेरा चाहता ही नहीं है कि गली महलों से जो है क़यादत उभरे और वो अपने शहर के, अपने तहसील के, अपने मसाइल को खुद हल करे। जी। ये बदकिस्मती है और इसको जितना भी हम इसको कंडेम कर सकें वो कम है, लेकिन मजबूरी ये है। और जो बात ये कह रहे हैं मेरे दोस्त शाहिद काबिल एहतराम साबिक मेयर भाई, अगर
इजलास बुला लो तो क्या हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। इफ्तिखार साहब इंतहाई माजरत, लेकिन मुझे आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंटरप्ट करना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन चल रही है। वज़ीर आला सिंध जो है वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस दिन की और इन लिहाज से ज्यादा जरूरी है कि हम अपने कश्मीरी भाइयों बहनों के साथ खड़े रहें। पिछले 18 महीने से हिंदुस्तान ने जो जुल्म और बर्बरियत फैलाई हुई है मकबूजा कश्मीर में, हम उस पर सख्त एहतजाज करते हैं। हम पूरी दुनिया से ये दरख्वास्त करते हैं कि ये कश्मीर का मसला जो कि हमारी आज़ादी से के वक्त से अब तक हल नहीं हो सका, ये इस पूरे खित्ते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक तरीन साबित हो सकता है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था, और उस वक्त कश्मीरियों की इल्तिजा थी कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर आ गया है, हम अपनी शहरत के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। हम सब ने मिलके मुत्तहिद होके, और कायदे आज़म का ये भी फरमान था कि अगर कश्मीर हमने लेना है तो हमने मुत्तहिद रहना होगा। हम आलम इस्लाम पूरी दुनिया से ये दरख्वास्त करते हैं कि जो कश्मीरियों का हक खुद इरादियत है उनको दिया जाए, कश्मीर के अवाम को फैसला करने दिया जाए कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। और हमें पूरा यकीन है कि जो जुल्म, जो बर्बरियत, जो तशद्दुद, जो वहशीपना हिंदुस्तान की हुकूमत, मोदी सरकार इस वक्त मकबूजा कश्मीर पे ढा रही है, जिन्होंने 18 महीने से इस खित्ते को कर्फ्यू में डाला हुआ है, पूरी दुनिया से उनकी कम्युनिकेशन खत्म हुई है। इस पे अक़वाम मुत्तहिदा ने नोटिस देना। मैं इसके साथ साथ ये भी कहूंगा हुकूमत पाकिस्तान को कि कश्मीर का मसला सिर्फ तकारीर से, सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस करने से पूरा नहीं होगा, जो भी नहीं हो रही है, कॉन्फ्रेंसेस भी नहीं हो रही है। सिर्फ एक तकरीर कर दी थी, जिस तरीके से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक्त से जब वो वजीर खारजा हुआ करते थे, कश्मीर का मसला पूरी दुनिया में उजागर किया, जिस तरीके से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, इसके बावजूद कि 1971 की जंग के बाद 90,000 कैदी, फौजी कैदी हमारे भारत के। वज़ीर आला सिंध कश्मीर यकजहती के दिन के मौका पर निकाली जाने वाली रैली से खिताब कर रहे थे। कर्नल मुबश्शिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे हम कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू रखेंगे। बल्दियाती इंतखाबात के साथ साथ पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं कि जो तब्दीली लाने जा रहे हैं। जी इफ्तिखार साहब, इंतहाई माजरत, लेकिन कंटिन्यू कीजिएगा जो आप बात कर रहे थे। देखिए, मैं ये कह रहा था कि बिल्कुल बात करने साहब की वजन में है कि भी अगर असेंबली का इजलास बुला के ये तरमीम, फिर वही मसला आएगा। भाई पार्लियामेंट किस लिए है? पार्लियामेंट इसलिए कानून साजी करें जी, और कानून साजी जैसा आपने कहा कि नहीं करते और ऑर्डिनेंस लेके आते हैं। चले ऑर्डिनेंस ले आए ना, आपने कर दिया। अब अगर इस ऑर्डिनेंस को रोक लें, और जो जिस तरह कर्नल साहब कह रहे हैं, मुझे तो खरीदने पड़ेगा और पैसे खर्चने पड़ेंगे, यानी सारी जो पिछले मैंने कवानीन खरीदे थे जाके जॉब बुक से, वो तो जा गए। अब मुझे कल तो है, आज तो छुट्टी है, कल जाके फिर पैसे खर्चूंगा। चलें कोई बात नहीं, आपके मुझे समझ 20-25 रुपए लग जाएंगे, लेकिन ये सोचिए कि जिन्होंने उस पर अमल दरामद करना है उनका क्या होगा? उनको दोबारा से देखना पड़ेगा, पूरे सिस्टम को समझना पड़ेगा। क्या आपको लगता है? सिमल बात यह है, सिमल से सीरियस मैटर। अग्रीड, बिल्कुल 100%। सिमल देखो बेटे, बात यह है, अगर नेबरहुड कौंसिल खत्म की तो क्यों की है? अगर लाई थी तो फिर क्यों लाई थी? तहसील का रोल क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट का रोल क्या होगा, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन कैसी होगी, कॉर्पोरेशन कैसी होगी? जहाँ जहाँ लफ्जों का हेर फेर है, यही सारी खेल होती है ब्यूरोक्रेसी। जी 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 जी। बड़े मजे की बात है कि हम बदकिस्मत लोग हैं
कि हमारे कानून ब्यूरोक्रेट बनाते हैं, जिनको हमने चेक करना होता है, जिनको अवामी हुकूमतों ने और मुकामी हुकूमतों ने चेक करना। लेकिन क्या करें इफ्तिखार साहब, आप हमारे लेजिस्लेटर्स का हाल देखिए ना। कल नेशनल असेंबली में हाथापाई हो गई, गालम गलोच हो रही थी, मुसलसल सीटियां बज रही थी, गवर्नमेंट की तरफ से भी ऑपोजिशन की तरफ से भी, कोई कानों बड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ये हाल है हमारी असेंबली का, जहां कानून साजी होनी चाहिए। तो फिर क्या किया जाए, कौन करेगा कानून साजी? इसी वजह देखे ना, ये ऐसी वाकयात होते रहते हैं। कल इंडिया में भी बहुत झगड़ा हुआ, किसानों की जो तहरीक चल रही है वहां भी ये होता रहता है, लेकिन इसको जिस तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। मैं तो आज के अखबार देख के हैरान रह गया हूँ कि जहाँ पे अपोजिशन वालों ने घेराव किया हुआ है वो तस्वीरें तो सारी छपी हैं, और जो पीछे सीढ़ियां बजा रहे हैं उनकी तस्वीरें तो नहीं छपी हैं। भाई क्या हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं? और भाई इस मुल्क को इस हद तक तकसीम न करो कि कल ये लोग एक महल्ले में भी ना रहने को तैयार हो, आपस में एक गली में रहने को तैयार ना हो, एक शहर में रहने को तैयार ना हो। जबरदस्त बात की आपने। आप कानून बना रहे हैं ना, कानून मेरे लिए बना रहे हैं ना, उससे पूछें कि मेरे इश्यूज क्या हैं। बिल्कुल ठीक, आपसे पूछें कि आपके इश्यूज क्या हैं, और उनका हल जो है वो बल्दियाती इंतखाबात में भी मुमकिन है, जब आप पावर को ट्रिकल डाउन लोकल लेवल तक लेकर जाएंगे। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आपने बड़ी जबरदस्त बात की आपने। लेकिन जाते जाते आप जो जिक्र कर गए कि आम आदमी से पूछा जाए कि उसका मसला क्या है, तो आम आदमी का मसला ये लड़ाई झगड़े या ऐवानों की लड़ाई नहीं, ये ऑर्डिनेंस भी नहीं होगा, लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं नहीं होते हैं उसका ये मसला भी नहीं होगा। उसका मसला महंगाई है, उसका मसला गुजर बसर करना है, उसका मसला रोजगार है कि किस तरह से अपने बच्चों का पेट पालना है। कर्नल साहब, जैसे अभी मैं जिक्र कर रही थी कि एक बड़ी जमहूरियत की ये लाइन है कि आप लोकल लेवल तक पावर्स मुंतकिल करें, एक आम आदमी का मसला हल हो जाएगा, और ये होना शुरू हो भी गया था। व्हेन यू वर मेयर एंड आई रिमेंबर एंड आई विटनेस्ड इट कि लोगों के मसाइल हल होना शुरू हो गए थे। एंड व्हेन द टाइम केम, जब एक्चुअली समर्स आना शुरू, मतलब उसके समरात आना शुरू होने थे, तो वो बुलडोज कर दिया गया। अब दोबारा कहा गया कि हम सिस्टम लाएंगे। क्या आपको लगता है ये अब जो डेट अनाउंस की गई है एक्चुअली? मेरी बात सुने आप, कल जो कुछ कोर्ट में हुआ ना, पहली बात तो ये है कि मुझे ये एक अवामी हुकूमत लगती नहीं है। यानी कि वहाँ पर एक रेफरेंडम किया गया, फाजिल जज साहब ने पूछा आप बताएं मीडिया आज़ाद है, सब खामोश। उन्होंने कहा मीडिया आज़ाद नहीं है, सब ने हाथ ऊपर कर लिए। ये कुछ हुआ कल। उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं कहते कि आपने डिक्टेटर से भी बुरी तरह इस इलेक्टेड लोगों का जो बना हुआ कानून था उसको पामाल किया, उसको ख़त्म किया। किसी अखबार में आज खबर नहीं है, मीडिया पे आज खबर नहीं है, आपको इसका इल्म नहीं है। तो अब असेंबली नहीं है, पंजाब की असेंबली नहीं है, इनके अपने मुंतखब नुमाइंदे नहीं है। ये कहते हैं जी हम मेजॉरिटी में हैं, हमारे पास अवाम है। तो ये जो इन्होंने रातों रात ऑर्डिनेंस बनाया और इलेक्शन कमीशन उधर कोर्ट में डेट्स बताने के लिए डेट्स अनाउंस कर दी, तो ये एक बुलबुला है। एक सिविल डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है, जब वो इतने बड़े बड़े ऑर्डिनेंस निकालती है, इट इज नॉट ऑर्डिनेंस। अगर आप इसको पढ़े, मैंने आपसे अर्ज किया है कि 72 पेजेस हैं, 111 उसके सेक्शंस हैं, मैं उसको सेक्शंस कहूं या पैरा कहूं, और आगे पैरा सब पैरा और पता नहीं वो 20 वो हैं। तो इट इज ऑल टुगेदर ए न्यू लॉ। तो कहां गई आपकी इलेक्टेड असेंबली के आपने ऑर्डिनेंस के जरिए, और गवर्नर बाहर लिख रहा है कि जी पंजाब असेंबली का इजलास नहीं हो रहा, तो इसलिए गवर्नर फलाने कानून के मुताबिक जो ऑर्डिनेंस निकाल रहा है, खुदा के बंदो ये इसको खत्म कर दो। फिर डेमोक्रेसी किस बात की है, ले आओ फौज को, ले आओ, दे दो मुल्क उनको, दे दो, वो चला लेंगे। चलिए हम इतनी सख्त बातें नहीं करते हैं, हम जमहूरी रहते हैं और जमहूरियत की बात जमहूरियत वाला काम कौन सा? मुझे आप ये बताएं कि ये ऑर्डिनेंस जो है ये कौन सी जमहूरियत को प्रिवेल कर रहे हैं, मुझे आप ये बताइए। इमरान खान साहब ये कहते थे एक्ट के तहत भी लाए, पूरी दुनिया में ये हमें बताते थे कि जी लोकल बॉडीज इलेक्शन जो है वो इस तरह होते हैं, लोकल बॉडीज एम्पावर होते हैं, ये नर्सरी होती है। तो आपने क्या किया? अभी देखें कल 2 सूबों का वहां इतराज क्या था, ये जो हदबंदियां होती हैं, जी जी जी, जो भी आप कह लें, सर वो हदबंदी ले लें, आप मर्दमशुमारी ले लें, आप हल्का बंदियां ले लें। उधर दो सूबे कह रहे हैं कि जी हम नहीं बांधते आपकी ये जो हदबंदियां हैं बल्दियाती इलेक्शंस के लिए, और 2 सूबे जहां पर इनकी हुकूमत है, ये मम है, उन्हीं के ऊपर ये इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। अभी तो मैंने वो ऑर्डिनेंस पूरा पढ़ा नहीं है, मुझे ये भी शुनीद हुई है कि इन्होंने पंजाब भर में जो 8000 के कितनी थी उसको फिर ये दोबारा कम कर रहे हैं एट अ स्ट्रोक ऑफ पेन।
भाई आपकी असेंबली कहाँ बिल्कुल गई? सही, बार बार बिल्कुल सही। और आपका ये प्रोटेस्ट जो है वो बिल्कुल जायज है। है जो आप कर भी रहे हैं। और कल के रिमार्क्स जो और अदालती कार्रवाइयों की आप बात कर रहे थे, उसमें एक रिमार्क जो दिया गया जस्टिस साहब की जानिब से कि क्या पंजाब का हाल मशरिकी पाकिस्तान वाला करना है और पंजाब की आवाम को उनके हकूक से महरूम कर दिया गया है। आपने पढ़ लिया नाउ इज द पॉइंट, आप टिकर चलवा लें कल वाले। नाउ इज द पॉइंट कि हमें हाईलाइट करना होगा कि अवाम के मसले और अवाम के हकूक जो है वो उनको मिलने चाहिए। कर्नल साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे और इस इशू के ऊपर बात कर रहे थे। लेकिन आपकी ये जो कानूनी जंग है जो आप बड़े जमहूरी तरीके से लड़ रहे हैं, उसमें एक कामयाबी तो थी कि इलेक्शन कमीशन ने अपडेट भी अनाउंस कर दिया और बाउंड कर दिया दोनों गवर्नमेंट्स को कि मैं आपके इलेक्शन कमीशन कराएं। अपना चीफ जस्टिस साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारी पिटीशन पड़ी है हाई कोर्ट में है उधर है, तो वो भी इंसाफ के नाम पर हमें बता दें। हमारी आवाम को तो पता चले कि हमारी अदालतों में जब इलेक्टेड लोग गए हुए थे जिनको इन्होंने खत्म कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, बिल्कुल अवाम को बेसहारा छोड़ दिया, तो अवाम को ये बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस होगा अपनी अदालतों के ऊपर अगर हमारे केसेस का फैसला आ जाता है। ये अदालत पे डिपेंड करता है कि वो हमारी फेवर में देते हैं या हमारी, और वो डिपेंड करता है आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड सबूतों पर। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बड़ी खुशी होती है जब आपको शादी पर जाना पड़ता है या आपके आसपास आपके फ्रेंड्स में फैमिली में शादी होती है। तो मेरी आजकल फीलिंग्स वो चल रही हैं बिकॉज माय बेस्ट फ्रेंड इज गेटिंग मैरिड और वो सिटी न्यूज़ नेटवर्क का एक बड़ा ही अहम हिस्सा भी हैं। सिटी 42 का मॉर्निंग शो करती हैं अना यूसुफ जो आजकल शादी की छुट्टियों पर है और उनका शो हुदा शाह कर रही हैं। तो उनकी मेहंदी की हाईलाइट्स मैंने सोचा कि हम आपके साथ शेयर करें कि एक भरपूर तरीके से ये इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया और सब लोग वहाँ पर सिटी न्यूज़ नेटवर्क से हमारे को एंकर्स वहाँ मौजूद थे और मेहंदी भी आपको पता है फिर कि किस तरह से तमाम लोग इंजॉय भी करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि हम उनकी मेहंदी हाईलाइट्स आपको दिखाएं और वो इतनी प्यारी माशाल्लाह लग रही थी, इतनी प्यारी माशाल्लाह लग रही थी कि वो हम आपको दिखाते हैं। उस्मान बिहाइंड द लेंस OBL ने इसको कवर किया और उनकी मेहरबानी की उन्होंने हमें बड़ा ज़बरदस्त ये छोटा सा मोंटाज बना के दिया, हम आपको दिखाते हैं। मुख्तलिफ जगहों पर नज़र भी आ रही हूँ लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि सेलिब्रेशंस और खुशियाँ जो हैं वो मनानी चाहिए और बांटनी भी चाहिए। शी वाज़ वेरी हैप्पी और हम सबको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको खुश रखे। और आपको सिटी न्यूज़ नेटवर्क के जो चेहरे नज़र आ रहे हैं उनमें हमारे एंकर एहसन हैं, तनसीर हैं, आमना हैं, आयशा हैं, मदीहा हैं, रदा ज़फ़र घुमन हैं जो नज़र आ रहे हैं और ऑफिस के बाकी लोग भी हैं और उनकी फैमिली तो ऑफकोर्स वहाँ थी। लेकिन एक चीज़ जो मुझे नज़र आई और हमने प्रोटोकॉल फॉलो भी किया कि डांसेस के दौरान भी हम सेफ डिस्टेंस पर खड़े थे, तो सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखा हुआ है यहाँ पे। एनीवेज जी मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं और अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। और अगला टॉपिक है हमारा जी स्किन के हवाले से। आजकल मौसम चेंज हो और स्किन के बहुत से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, रैशेज आ जाते हैं, फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, एलर्जीज हो जाती हैं और हम जैसे नालायकों को नहीं पता होता वो एलर्जी है, इन्फेक्शन है या कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जाना है नहीं जाना, घरेलू टोटके करने या नहीं करने। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं डॉक्टर साहिबान और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर शाइका मौजूद हैं। उनसे मैं बात करूंगी और इन तमाम चीज़ों पर बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर कमिंग। डॉक्टर साहिबा आज का हमारा टॉपिक एलर्जी, स्किन इन्फेक्शन और इस तरह की तमाम डिजीज़ है जो हम या तो छोड़ देते हैं या एक्चुअली समझ लेते हैं, कुछ ना कुछ अपनी खिचड़ी पकाई लेते हैं। और स्किन स्पेशलिस्ट मुझे लगता है वो सबसे अहम इम्पॉर्टेंट डॉक्टर हैं जिनके पास जाना चाहिए, बट दैट इज़ आवर लास्ट चॉइस, आखिर में जाकर डिसाइड करते हैं। क्यों है ऐसा? आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि आपने ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इसको हाईलाइट किया है बिकॉज टू मी हमारी सोसाइटी में एवरीबडी इज अ स्किन स्पेशलिस्ट। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम योर आंट टू योर फ्रेंड और उसके बाद फिर ये होता है कि मेडिकल स्टोर वाले आपको प्रिस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं। जी जी। और फिर सम टाइम ये होता है सीधा होकर बैठेंगे क्योंकि आपका कैमरा इधर है तो वो ज्यादा आसान होगा लोगों के लिए। ऐसा होता है कि हम डॉक्टर के पास तो चले जाते हैं मगर वो जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, दे डोंट नो अबाउट स्किन डिजीजेस। डर्मेटोलॉजी इज अ सेपरेट स्पेशलिटी और इसको हमें बिल्कुल ऐसे देखना चाहिए कि कई सालों की तरबियत के बाद एक डॉक्टर इस काबिल होता है कि वो स्किन डिजीज को डायग्नोज कर सके। तो अब जो मेरा जनरल पब्लिक के लिए मैसेज है वो ये है कि ऑलवेज चेक कि आपके डॉक्टर का PMDC नंबर क्या है, वो स्पेशलिस्ट है कि नहीं है बिफोर गोइंग फॉर एनी ट्रीटमेंट या कोई प्रोसीजर। जैसे आजकल बहुत सारे प्रोसीजर्स भी आपको पता है स्किन के इन हैं। तो एलर्जी हो, फंगल इन्फेक्शन हो, प्लीज डोंट ट्रीट इट एट होम, यू आर गोइंग टू एंड अप विद बिगर प्रॉब्लम्स। बड़े मसले हो जाते हैं कि एक दफा उससे ही रिएक्शनरी कोई आपको मजीद स्किन डिजीज में आप मुब्तला हो जाते हैं, वर्स्ट हो जाता है। आप उसको ठीक करने की बजाय ना वो वर्सन होता चला जाता है। सो डॉक्टर साहब कमिंग बैक ऑन द इन्फेक्शंस,
आजकल अब चूंकि बाहर का मौसम आ रहा है और आपको पता है ना स्पोर्ट्स और पूरा वो जो एक सिलसिला चलता होता है ग्रेन्स, जिसमें आपको अक्सर लोगों को साइनस का प्रॉब्लम होता है, वहीं पर स्किन की एलर्जीज शुरू हो जाती हैं। क्या एहतियातें करनी है, यहाँ से शुरू करते हैं? देखिए जी, एहतियातों में स्टार्टिंग फ्रॉम कि अगर आपको बचपन से, जैसे कुछ बच्चों को बचपन से दे नो कि इनको एलर्जी होती है और जब मौसम चेंज होता है तो ये एग्रेवेट कर जाती है। उसमें अस्थमा भी है, जैसे अभी आपने बताया कि जी एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है, छींकें आ सकती हैं, और स्किन के ऊपर मुख्तलिफ तरह के निशानात, जिनको कभी हम अर्टिकेरिया कहते हैं कि जी अर्टिकेरियल रैश हो गया है, आम जबान में जिसको छपाकी कहते हैं, वो निकल आती है। उससे बचने की जो तदाबीर है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, अपना ट्रीटमेंट जो आप साल भर अगर छोड़ा हुआ था तो ये बाहर के मौसम में उसको आप शुरू कर दें, ताकि आपको जो भी मेडिकेशन डॉक्टर ने दी थी वो शुरू कर दें। साबुन के इस्तेमाल में यू शुड बी वेरी वेरी पिक्यूलियर कि कोई ऐसा साबुन इस्तेमाल करें जो मॉइस्चराइज करे। एंटीसेप्टिक वाले साबुन जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है, दे आर नॉट वेरी गुड फॉर एलर्जिक स्किन। जैसे कि जो ऑलरेडी इरिटेटेड स्किन है उस पर अगर आप केमिकल वाला साबुन लगाएंगे, दैट इज़ गोइंग टू मेक इट वर्स। अच्छा, उसके बाद जो मेन चीज़ है वो है डाइट। अगर आप अपनी डाइट को फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों को पता होता है कि मैंने फिश खाई थी जी, मुझे उससे हो गया। इफ़ यू नो कि आपको एक सर्टेन तरह के खाने से एलर्जी आती है तो यू शुड अवॉइड दैट। लेकिन डॉक्टर साहब ये भी तो साइकोलॉजिकल होता है ना, अक्सर हम भी बना लेते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन इन सर्टेन केसेस ऐसा होता भी है। जैसे कुछ लोगों को पीनट एलर्जी होती है, कुछ को मिल्क एलर्जी होती है, दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। तो पैसेज ऑफ टाइम आपको रियलाइज होता है कि वीट एलर्जी भी होती है, वीट एलर्जी भी होती है। लेकिन ये कि समटाइम्स ये बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट, मिथ बना हुआ होता है कि जी यूं हो रहा है, हालांकि हो नहीं रहा होता, वो कोई और रीजन होता है। पर डिफरेंट केमिकल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। मेकअप की चॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड, और स्किन स्पेशलिस्ट जो इतना अहम हो गया है उसकी एक वजह ये भी है कि एवरीबडी वांट्स टू लुक यंग एंड ब्यूटीफुल, एंड फॉर दैट एक्चुअली अब मुझे लगता है स्किन स्पेशलिस्ट इसलिए कॉमन भी हो गए हैं और इम्पोर्टेंट भी हो गए हैं क्योंकि हमने ब्यूटी ट्रीटमेंट्स कराने हैं ना, वो बोटॉक्स हो, फिलर्स हो, वो हाइड्रा फेशियल्स हो, वो ऑल्दो दे आर गुड फॉर स्किन, वो एक अलग डिबेट है। बट द पॉइंट इज जो बेसिक नीड है स्किन स्पेशलिस्ट की, जिसके लिए मैंने आज का टॉपिक भी ये रखा था कि हम एलर्जीज और इन्फेक्शंस पर बात करें, वो अवेयरनेस लोगों तक पहुंचना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट, आई 100% एग्री विद यू। और इसमें भी ये सोचना कि ये सारे प्रोसीजर्स भी एक स्किन स्पेशलिस्ट ही कर सकता है। अगर आप किसी ब्यूटी पार्लर में जाके या किसी नॉन डॉक्टर के पास जाके बोटॉक्स और फिलर्स लगवा रहे हैं या लेजर्स करा रहे हैं, तो बी केयरफुल, एक दो दफा तो हो सकता है ठीक हो जाए, एंड लेटर ऑन यू एंड अप विद कॉम्प्लिकेशंस। और वो कॉम्प्लिकेशंस उन लोगों को फिर हैंडल करनी नहीं आती क्योंकि उनकी ट्रेनिंग नहीं होती। बिल्कुल सही। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, मैं चूंकि वक्त भी हमारे पास कम है, लेकिन मैं फौरन टॉपिक्स पर आऊंगी। फंगस इन्फेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, कैसे बचा जाए इससे? फंगल इन्फेक्शन जी ज्यादातर तो गर्मियों, सर्दियों में भी आता है, लेकिन गर्मियों में ज़्यादा कॉमन है जब पसीना ज़्यादा आता है और लोग जो बंद जूतों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारे ऑफिस वर्कर्स हैं या सोल्जर्स हैं या पुलिसमैन हैं, उनके पैरों के अंदर, उंगलियों के दरमियान में जो नमी रह जाती है वुजू बार बार करने से, वहाँ पे जो है खारिश और सफ़ेद रंग के छिलके और कई दफ़ा दर्द, क्योंकि वहाँ कट्स भी लग जाते हैं। तो उसके लिए ये है कि आप ड्राई रखें, ट्राई टू वेयर कॉटन शूज़, पाँव को हमेशा खुश्क करके फिर आप अपना जूता जो है उसको पहने। और अगर बीमारी बढ़ जाती है तो एक अच्छा एंटी फंगल जो कि खाने के लिए भी और लगाने के लिए भी दोनों देना पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन ओवर द काउंटर नहीं खरीदना, डॉक्टर के पास जाना है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करके अगर आप डॉक्टर के पास चले जाएंगे, अपने आप को आप सेफ रख लेंगे और अपनी हेल्थ को। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आप हमारे साथ मौजूद थी और इस मुख्तसर वक्त में हमने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश की। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज के दिन की मुनासिबत से ही अगर बात करें तो खलीफा अव्वल हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु का यौम वफ़ात इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में भी मुल्क भर में आज मुख्तलिफ सेमिनार्स और दीगर तकरीबात का इनेकाद भी किया गया है। आफ्ताब रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरख्शंदा सितारों में से एक रोशन नाम यार गयार रिसालत, पासदार खिलाफत, ताजदार अमामत, अफजल बशीर बादुल अंबिया हज़रत अबू बकर सदीक का है, जिनको उम्मत मुसलमा का सबसे अफजल उम्मती कहा गया है और बालिग मर्दों में आप सबसे पहले हल्का बगोश इस्लाम हुए थे। इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती ज़ुबैर साहब ने, इस्लामिक स्कॉलर हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब।
जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब वक्त देने के लिए। आज के दिन की मुनासिबत से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का यौम वफ़ात इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। देखिए सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अज़ीम और जलीलुल क़दर शख्सियत और हस्ती हैं जिनके बारे में ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सही हदीस में ये जुमला इरशाद फरमा दिया कि मैंने कायनात और दुनिया के तमाम लोगों के एहसानात का बदला चुका दिया मगर सवाए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कि मैं उनके एहसानात का बदला नहीं चुका सकता। ज़रा गौर कीजिए कि जिस शख्सियत और हस्ती के बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुमला और ये बात इरशाद फरमा रहे हों तो वो शख्सियत और वो हस्ती उम्मत मुस्लिमा और आम इंसानियत की कितनी बड़ी मोहसिन शख्सियत होगी और उनके एहसानात तले सारी की सारी कायनात और पूरी उम्मत पूरे आलम इस्लाम ता क़याम क़यामत अपनी गर्दनों को झुकाए रखेगा। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और कुरान करीम, अगर हम सिर्फ इन दो चीज़ों की स्टडी और मुताला कर लें तो आपको नजर आएगा जा बजा कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान फरमाए। हिजरत का, जानिसारी का बेमिसाल मुज़ाहिरा जो पेश किया उस पर सूरह तौबा आयत नंबर 40 इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा। क्या फरमाया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथी, अपने दोस्त, अपने साहिब को ये कहा ला तहज़न, आप घबराइए मत इस गार के अंदर, इन्नल्लाह मअना, बेशक अल्लाह ताला हमारे साथ हैं। और फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने खुसूसी सकीनत नाजिल फरमाई, अल्लाह ने मदद और नुसरत नाजिल फरमाई। ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रफ़ाक़त रसूल का नक्शा खींचा जा रहा है। और इसी आयत में आगे चल कर के अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं इन काफिरों का कलिमा और निज़ाम तबाह होगा, नीचे जाएगा और अल्लाह का कलिमा बुलंद होगा। पता चला सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में अपने निज़ाम इस्लाम और अपने कलिमे को बुलंद करने की सबसे ज्यादा बुलंद तरीन सिफत से नवाजा है। इसी तरीके से आप देख लीजिए, आपको नजर आएगा सूरह नूर आयत नंबर 22 के अंदर अल्लाह फरमा रहे वला यातली उलुल फज़्ल मिनकुम। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला के बारे में यह आयत नाजिल हो रही है और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तुम में जो फजल वाले हैं, यानी अल्लाह फजीलत वाला करार दे रहा है हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला को। आप देखते चले जाइए, पढ़ते चले जाइए, हिजरत रसूल के अंदर जानिसारी, जान फिशानी का अदीबुल मिसाल मुजाहिरा, अहदे रिसालत में इमामत नमाज का अगर आपको मौका नजर आता है तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी के अय्याम में इरशाद फरमा रहे मुरू बिलालन फलयुअज़्ज़िन व मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास। बिलाल से कहो कि वो अजान दे, लेकिन अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। तर्ज हुक्मरानी के अंदर आप चले जाइए, एक दिन हुआ है खिलाफत का, हुक्मरानों के लिए कैसा शानदार उसवा, आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ एक दिन हुआ है। अगले दिन कपड़े की गठड़ी उठाकर मदीना के बाजार और गली के अंदर बेचने के लिए जा रहे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला रास्ते में मिलते हैं, अमीरुल मोमिनीन कहाँ जा रहे हैं? फरमाते मैं जा रहा हूँ रिज़्क़ हलाल कमाने, बीवी बच्चों के लिए कमाई करने। फरमाया अमीरुल मोमिनीन अगर आप ये काम करेंगे तो मुसलमानों के उमूर का क्या होगा? फरमाने लगे कि अब फिर क्या किया जाए? तय ये हुआ मजलिस शूरा के अंदर कि एक वजीफा अमीरुल मोमिनीन के लिए मुकर्रर हो, लेकिन वजीफे की मिकदार कितनी होगी अंदाजा लगाइए। फरमाया मदीना मुनव्वरा का एक आम मजदूर जितनी दिहाड़ी लेता है मेरी मजदूरी की रकम उतनी होगी। अगर उस मजदूरी की रकम के अंदर गुजारा नहीं होगा तो ये नहीं होगा कि मैं अपना वजीफा बढ़ा दूंगा, बल्कि मदीना के उस मजदूर की तनख्वाह के अंदर मैं इजाफा कर दूंगा। और फिर इस तर्ज हुक्मरानी के साथ भी जो वजीफा मिलता है, एक लंबा अरसा गुजरने के बाद अहलिया क्या काम करती हैं, खाने में एक दिन मीठा सामने पेश कर देती हैं। हजरत अबू बकर पूछते हैं ये मीठा कैसे आया?
कौन से पैसों से आया, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। पता चला जो रोजाना की मिकदार आप वजीफा दिया करते, मैं बचा बचा करके आज के दिन कुछ इतने पैसे मीठे के लिए मैंने बचा रखा और ये इंतजाम किया। फरमाया अच्छा, इसका मतलब है इसके बगैर भी हमारा गुजारा हो सकता था। अपनी तनख्वाह में से उतने वजीफे की बाकायदा कट लगाकर कटौती का फैसला और नोटिफिकेशन जारी फरमा दिया। ये इनका तर्ज हुक्मरानी है। फितना ज़कात का इंसदाद, इर्तदाद के फितने का इंसदाद। यहाँ एक नुक्ता जहन के अंदर रखिए, इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं और आज तक हर खतीब जुम्मे के खिताब के अंदर और खुतबे के अंदर पहला जुमला सहाबे कराम में से हजरत अबू बकर के बारे में ये कहा करता है, और हम उम्मती भी उम्मती अबू बकर, मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा शफीक और रहम दिल शख्सियत अगर कोई है तो वह हजरत अबू बकर की। होता ये जो इतना रहम दिल होता है फिर वो जिहादी पहलू के हवाले से जरा कम नजर आया करता है, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ऐसी जामे शख्सियत थी, जिहाद के पहलू से भी कोई कमी नहीं। फितनाए मुनकिरीन ज़कात का जिहाद के जरिए से इंसदाद किया है, मुर्तद्दीन के फितने का जिहाद के जरिए से मुकाबला